जय हिंद। जीएस स्टडी ए सिस्टम में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 167 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। और जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। ऐसे ये पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी? तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे। कितने? सुबह 7 AM पे। और एक क्लास आप लोगों को शाम को देखने को मिलेगी, जिसकी टाइमिंग है 7 PM। क्या है? 7 PM। यानी कि दो क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक सुबह 7 बजे और एक शाम को 7 बजे। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी? तो सुबह 7 बजे और एक शाम को 7 बजे। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक कि आप लोगों का एग्जाम करेक्ट नहीं हो जाता है, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए। फिर उसके बाद आकर के अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्या दोस्तों, जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है, तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलता हूं कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूंगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग इस क्लास को सबसे पहले पढ़ लेंगे। तो चलिए, अब देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या दिया है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है कि जो पढ़ाई आज तुम्हें दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहे तो कल ये दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। क्या दोस्तों, जो पढ़ाई आज तुम्हें दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहे तो कल ये दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। तो जो आप लोगों को पढ़ाई दर्द लग रही है ना, बस इसको झेलते रहिए। कुछ ही दिनों की बात है, 15-20 दिनों की बात है। बस आप लोग इसको झेलते रहिए और देखिएगा आप लोगों को ये दर्द जिस दिन खुशी में बदलेगी ना, वो सबसे बड़ी आप लोगों की वो ताकत होगी। तो चलिए, आप लोगों को समय जाया न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, पढ़िए पहले क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया है कि खाद्य पदार्थ के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है, तो कौन सा है? कास्टिक सोडा है, सोडियम बेंजोएंट है, या सोडियम क्लोराइड है, या सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट कर दें भाई जल्दी से। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का? क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। तो प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन है? तो सोडियम बेंजोएंट है। कौन है? सोडियम बेंजोएंट। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान दिया है भाई, किसी भी बहन का गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन दिया है कि विटामिन डी की कमी से क्या होता है, बताइए। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? क्या रिकेट्स और अस्थिमृदुता होती है, या मेंगलोब्लास्टिक अनेमिया होता है, या केराटोमेलेसिया, या ऑप्शन डी दिया है बेरी बेरी। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और अस्थिमृदुता होता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया है, पढ़िए कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में ईसीजी में होने वाला परिवर्तन है। तो कौन सा परिवर्तन है? क्या यष्टि खंड में उभार, चौड़ा ओ आर एस कॉम्प्लेक्स, भी तरंग की उपस्थिति, लंबा पी आर अंतराल। राइट आंसर क्या होगा?
जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। पूछा क्या है क्वेश्चन कि मायोकार्डियल इनफार्वर्सन में ईसीजी में होने वाला परिवर्तन, तो क्या परिवर्तन है भाई, बताइए जल्दी से। तो परिवर्तन क्या है, तो एसटी खंड में उभार, क्या है एसटी खंड में उभार, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए, क्या दिया है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है कि हृदय का कौन सा भाग ऑक्सीकृत रक्त प्राप्त करता है, तो कौन सा ऐसा भाग है भाई जो ऑक्सीकृत रक्त प्राप्त करता है, बाया अलिंद, दाया अलिंद, बाया नीले, दाया नीले। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 4, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, सभी बहने कमेंट कर दे। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हृदय का कौन सा भाग जो है जो ऑक्सीकृत यानी कि ऑक्सीजन ना, ऑक्सीकृत का मतलब हो गया ऑक्सीजन रक्त प्राप्त करता है, तो कौन प्राप्त करता है, क्या बायां अलिंद प्राप्त करता है, दायां अलिंद, बायां नीले, दायां नीले, तो कौन प्राप्त करता है भाई, तो ये बायां अलिंद प्राप्त करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 को, बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है भाई, क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सामाजिक कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है हमारा ना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पूछा क्या है कि बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो क्या गृह मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, हमको तो लग रहा है कि नहीं आएगा। शिक्षा मंत्रालय नहीं भाई, अब दो ऑप्शन बच रहे हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है कि सामाजिक कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो सामाजिक कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए महान, क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा पूछ रहा है कि हाइपरटेंशन के उपचार में शामिल नहीं है ना, नहीं दिया, इसको ध्यान दीजिएगा, हाइपरटेंशन के उपचार में शामिल नहीं है, तो क्या शामिल नहीं है, क्या वजन में कमी करना, खाने में नमक कम करना, खाने में वसा की मात्रा बढ़ाना, व्यायाम करना, तो हाइपरटेंशन के उपचार में शामिल नहीं है, तो हाइपरटेंशन के उपचार में क्या शामिल नहीं है, तो खाने में वसा की मात्रा बढ़ाना। राइट आंसर हो जाएगा यही शामिल नहीं है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। किसी का गलत तो नहीं हुआ, किसी भी बहन का गलत नहीं होना चाहिए भाई ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 पे चलिए बहन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा पूछा है कि जब एक रोगी लगातार हाइपोवेंटिलेशन में हो तो नर्स को कौन सी कठिनाई का आकलन करना चाहिए, तो कौन सी कठिनाई का आकलन करना चाहिए भाई, क्या मेटावालिक एसिडोसिस की, या श्वसनीय एसिडोसिस की, या मेटावालिक एल्कोलोसिस की, या श्वसनीय एल्कोलोसिस की, तो किसकी भाई करना चाहिए आकलन, किसकी करना चाहिए, कठिनाई का आकलन करना चाहिए जब एक रोगी लगातार हाइपोवेंटिलेशन में हो तो। पूछा क्या है क्वेश्चन, दोबारा से पढ़िए, जब एक रोगी लगातार हाइपोवेंटिलेशन में हो तो नर्स को कौन सी कठिनाई का आकलन करना चाहिए, तो कौन सी कठिनाई का आकलन करना चाहिए भाई, तो श्वसनीय एसिडोसिस का आकलन करना चाहिए। राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक एक क्वेश्चन को सारी बहनें देखते चलें, सुनते चलें, जिस भी क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर आ रहा है बहन कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8, एड्स के रोगी में निमोनिया का कारक है, एड्स के रोगी में निमोनिया का कारक है, तो क्या है, स्टेफाइलोकोकस है, या स्ट्रेप्टोकोकस है, या न्यूमोसिस्टम कोरोनी है, या माइकोप्लाज्मा है, तो क्या है भाई, एड्स के रोगी में निमोनिया का कारक क्या है, तो एड्स के रोगी में निमोनिया का जो कारक है बताइए जल्दी से क्या है भाई, तो है न्यूमोसिस्टिस कोरोनी है, क्या है, न्यूमोसिस्टिस कोरोनी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। एक डॉक्टर ने मिर्गी के मरीज को इंजेक्शन फिनाइटोइन 100 mg IV से देने का आदेश दिया, ठीक,
नर्स के अनुसार यह ड्रग न निम्न में से किस दर के बहाव से शरीर में प्रविष्ट करानी चाहिए। तो किस बहाव के प्रविष्ट से शरीर में प्रविष्ट कराना चाहिए भाई, बताइए। क्या 200 मिलीग्राम प्रति मिनट, 100 मिलीग्राम प्रति मिनट, 50 मिलीग्राम प्रति मिनट या 10 मिलीग्राम प्रति मिनट? हमारा राइट आंसर क्या होगा, सभी बने कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा भाई, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 मिलीग्राम प्रति मिनट होगा। क्या होगा, 50 मिलीग्राम प्रति मिनट हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। एक डॉक्टर ने मिर्गी के मरीज को इंजेक्शन फिनाइटोइन 100 mg IV से देने का आदेश दिया। नर्स के अनुसार यह ड्रग निम्न में से किस दर के बहाव से शरीर में प्रवेश करानी चाहिए। तो यह किस बहाव से शरीर में प्रवेश कराना चाहिए, तो 50 मिलीग्राम प्रति मिनट के बहाव से प्रविष्ट कराना चाहिए। हमारा राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर सी। किसी का गलत तो नहीं हुआ, गलत नहीं होना चाहिए भाई। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या दिया है भाई, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है कि हमारे शरीर में द्रव्य का संतुलन निम्न में से कौन सा अंग करता है। तो हमारे शरीर में द्रव्य का संतुलन कौन निम्न में से कौन सा अंग करता है। क्या द्रव्य का संतुलन त्वचा करता है, हृदय करता है या फेफड़े या यूरिक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 10वें नंबर का, तो हमारे शरीर में द्रव्य का संतुलन कौन सा अंग करता है, तो वृक्क करता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। एक बैक्टीरियल निमोनिया से ग्रस्त रोगी को एंटीबायोटिक का कोर्स शुरू करने से पहले कौन सा परीक्षण करवाने का सुझाव रहेगा। यहाँ पे कौन सा सुझाव दिया जाता है, तो कौन सा सुझाव दिया जाता है, क्या आरबीसी परीक्षण का, सीने का एक्सरे या स्पुटम का संवर्धन। ऑप्शन डी दिया है मूत्र का विश्लेषण। राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा भाई। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए बहन। एक बैक्टीरियल निमोनिया से ग्रस्त रोगी को एंटीबायोटिक का कोर्स शुरू करने से पहले कौन सा परीक्षण करवाने का सुझाव दिया जाता है। तो कौन सा परीक्षण करने का सुझाव दिया जाता है भाई, तो स्पुटम संवर्धन का सुझाव दिया जाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सीक परीक्षण से किसकी जांच की जाती है। सीक परीक्षण से किसकी जांच की जाती है भाई, क्या टीबी की, पोलियो की, डिप्थीरिया की या कुष्ठ रोग की। तो किसकी जांच की जाती है बताइए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, और कौन है, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, अयोध्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव, प्रियंका जी, आरती देवी, मनोज कुमार, अनामिका सिंह, रश्मि सोम जी, रूपा विश्वकर्मा, प्रीति कुमारी, रश्मि सोम जी, संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, बीबा जी। उठा के क्वेश्चन को ऐसा हवा में फेंकिए कि क्वेश्चन फिर उड़ता ही रह जाए, जमीन पर आए ना भाई। बताइए, इस क्वेश्चन को उड़ा के फेंकिए बहन। मैं क्वेश्चन को कराया हूँ, गलत नहीं होना चाहिए, सोच समझ के जवाब दीजिए संगीता पटेल जी बहन, गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत कर दिया आप तो तब तो आपको मार पड़ेगी भाई। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिप्थीरिया की। किसकी, डिप्थीरिया की। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सीक परीक्षण किसकी जांच की जाती है, तो सीक परीक्षण से किसकी जांच की जाती है, तो सीक परीक्षण से डिप्थीरिया की जांच की जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए। ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी का कारक है, तो कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस है या माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है या माइकोबैक्टीरियम लाइप्री है। मैं क्वेश्चन को कराया हूं, अगर इस क्वेश्चन को कराया नहीं हूं तो इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताया था। मैं आप लोगों को इसका हिंदी भी लिख करके बोला था और इंग्लिश में भी लिख करके बताया था कि बन इस तरह से होगा। क्या पूछा है क्वेश्चन कि ट्यूबरक्लोसिस टीबी का कारक क्या है, मैं इसको बताया हूं, आप लोग बताइए। गलत नहीं होना चाहिए संगीता पटेल जी बहन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वें नंबर का ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस का कारक क्या है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक क्वेश्चन को सभी बहनें ध्यान से सुनते चलें, देखते चलें। जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताते भी चलिए ना, और लास्ट में अपना स्कोर बहन जरूर बताइएगा। सभी लोग अपना स्कोर काउंट करते चलें। क्वेश्चन क्या पूछा है कि वैक्स मानव में मम्पस संक्रमण के कारण बार बार आने वाली कठिनाई है, तो कौन सी बार बार आने वाली कठिनाई है भाई, क्या मिंगोइनसीफेलाइटिस
फैलिटिस है या ब्रोंकाइटिस है या आर्काइटिस है या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो वयस्क मानव में मम्पस संक्रमण के कारण बार बार होने वाली कठिनाई है। तो बार बार होने वाली कठिनाई क्या है, तो आर्काइटिस है। क्या है, आर्काइटिस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 चलिए, क्या पूछा है कि थोड़े जलने पर जब फफोले न पड़े हो तो तत्कालिक उपाय क्या करना चाहिए? थोड़ा जलने पर जब फफोले न पड़े हो तो तत्कालिक उपाय क्या करना चाहिए, बताइए। क्या जले हुए भाग को तुरंत पानी में डुबो देना चाहिए, जले हुए भाग पर कपड़ा बांध देना चाहिए, जले हुए भाग पर तेल लगाना चाहिए, या जले हुए भाग पर मिट्टी लगानी चाहिए? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई, बताइए। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा, यहाँ पे तो गलत हो सकता है संभवतः। देखिए, या तो आप लोग सी लगाइए या तो ए लगाइए ना। बताइए क्या होगा, थोड़ा जलने पर जब फफोले न पड़े हो तो तत्कालिक उपाय क्या करना चाहिए? तो जले हुए भाग में तुरंत पानी में डुबो देना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें आप लोग को कंफ्यूज होगा, हमको लग रहा है पक्का आप लोग लगाएंगे कि नहीं सर, इस पर तो तेल लगाना चाहिए ना, कुछ लोग यही लगाएंगे, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए, क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए भाई, पूछा क्या है कि राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है भाई? तो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सामाजिक कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय? तो राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार जो कार्यक्रम है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। मलेरिया से ग्रसित रोगी को ज्वर का अनुभव तब होता है जब, तो कब होता है भाई? क्या जब होता है, यानी कि एक्सोइरिथोसाइटिक चक्र पूर्ण होता है, या सिग्नेट रिंग अवस्था बनती है, या सामान्यतः आरबीसी फटती है तथा हीमोजोइन कण मुक्त होते हैं, या उपरोक्त सभी? राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, मलेरिया से ग्रसित रोग को ज्वर का अनुभव तब होता है जब वो सामान्यतः आरबीसी फटती है तथा हीमोजोइन कण मुक्त होते हैं, तब उसको पता चलता है भाई, अनुभव होता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िए, क्या दिया है बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 को, मिर्गी में प्रयुक्त होने वाली औषधि, गलत नहीं होना चाहिए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई। मिर्गी में प्रयुक्त होने वाली औषधि है, बताइए रश्मि सोम जी बहन, गलत नहीं होना चाहिए। क्या फेनिटोइन है, वेलोप्रोइक एसिड है, या फेनोबार्बिटोन है, या ये सभी? राइट आंसर क्या होगा 18 नंबर क्वेश्चन का भाई। मिर्गी में प्रयुक्त होने वाली औषधि है, तो मिर्गी में प्रयुक्त होने वाली औषधि कौन सी है? तो फेनिटोइन है, बिल्कुल सही है। वेलप्रोइक एसिड है, ये भी है। फिनोबार्बिटोन है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे हो तो ऑप्शन नंबर डी सही हुआ कि नहीं सही हुआ? बिल्कुल सही हुआ, ऑप्शन नंबर डी सही होगा ना। मिर्गी में प्रयुक्त होने वाली औषधि तीनों हो जाएंगी, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है भाई, पूछ रहा है कि रेड मैन सिंड्रोम कौन सी औषधि का दुष्प्रभाव है? क्या पेंसिलिन का, एस्प्रिन का, वेकोमाइसिन का, या इरिथ्रोमाइसिन का? तो किसका भाई दुष्प्रभाव है? रेड मैन सिंड्रोम कौन सी औषधि का दुष्प्रभाव है? तो रेड मैन सिंड्रोम जो है वो किसका दुष्प्रभाव है? तो वेकोमाइसिन का है। किसका? वेकोमाइसिन का। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए, क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा पूछ रहा है कि जलने पर जब फफोले बन जाए तो क्या करना चाहिए? जलने पर जब फफोले बन जाए तो क्या करना चाहिए? एंटीसेप्टिक घोल से साफ कर लेना चाहिए, प्रभावित अंग पर सिल्वर सल्फर डायाविनया लगाना चाहिए, थोड़ा सा जोन्सिन बैगनी का भी उपयोग कर सकते हैं, उपयुक्त सभी? राइट आंसर क्या हो जाएगा 20वें नंबर का, आप लोग कमेंट कर दीजिए।
20वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है बहन कि जलने पर जब फफोले बन जाए तो क्या करना चाहिए? तो जलने पर जब फफोले बन जाए तब क्या करना चाहिए? तो एंटीसेप्टिक घोल से साफ कर लेना चाहिए, बिल्कुल सही है। प्रभावित अंग पर सिल्वर सल्फर डायविनिया लगाना चाहिए, जहां जला हुआ है उस जगह पर, उस अंग पर सल्फा डायविनिया लगाना चाहिए, ये भी सही है। थोड़ा सा जोन्सियन बैगनी का भी उपयोग कर सकते हैं, ये भी सही है। जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया है उपरोक्त सभी। क्या दिया है? उपरोक्त सभी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़िए, क्या पूछा है भाई कि वेचेरिया बैक्राप्टाई का संचरण होता है। तो वेचेरिया बैक्राप्टाई का संचरण क्या होता है भाई? क्या सैंड फ्लाई द्वारा, एनाफिलीज मच्छर द्वारा, या सीसी मक्खी द्वारा, या क्यूक्लैक्स द्वारा? तो किसके द्वारा होता है भाई बताइए? संचरण किसके द्वारा होता है? वेचेरिया बैंकफ्राटाई का संचरण होता है ना, तो किसके द्वारा होता है? तो ये होता है क्यूलैक्स द्वारा। किसके द्वारा? क्यूलैक्स द्वारा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्यूलैक्स द्वारा ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़िए, क्या दिया है भाई? क्वेश्चन नंबर 22 हमारा दिया है कि प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने से पूर्व हमें किस बात पर ध्यान देना चाहिए? तो किस बात पर ध्यान देना चाहिए? पीड़ित व्यक्ति बेहोश हो कि नहीं, पीड़ित व्यक्ति सांस ले रहा है कि नहीं, पीड़ित व्यक्ति के शरीर से रुधिर तो नहीं बह रहा है, उपरोक्त सभी बातों पर। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 नंबर का आप लोग बता दीजिए। क्वेश्चन के ऑप्शन को देखते हुए आप लोग लगा सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्यों भाई? संगीता पटेल जी बहन, गलत तो नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, आप लोगों को तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बताइए। विक्रम जायसवाल जी, चंद्रकला देवी जी, चंद्रकला देवी जी आप कल फिर शाम वाली क्लास में एब्सेंट थी, कल शाम वाली क्लास में एब्सेंट है ना? क्यों एब्सेंट हो रही हैं बहन? क्यों एब्सेंट हो रही हैं भाई? अपने आप को क्यों नहीं आप पहचान रही हैं? आप एग्जाम को क्रैक कर जाएंगी बहन, मेरी बात को मान लीजिए। पछताने के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। खूब मेहनत कीजिए, जी जान लगा दीजिए, रात दिन एक कर दीजिए, खून पसीना एक कर दीजिए, जरूर एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे आप। अपने शरीर की जितनी ताकत हो, जितनी आपके माइंड की ताकत हो, पूरी ताकत लगा दीजिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहन। जरूर एग्जाम को आप क्रैक कर लेंगी, मेरी बातों को मान लीजिए। इस तरह से होपलेस नहीं होना है कि आपसे नहीं हो पाएगा या नहीं कर पाएंगी। क्यों भाई ऐसा क्यों सोचती हैं बताइए? प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने से पूर्व हमें किस बातों पर ध्यान देना चाहिए? तो किस बातों पर ध्यान देना चाहिए ना? तो देखिए, पीड़ित व्यक्ति बेहोश हो कि नहीं, ये बिल्कुल इस पर ध्यान देना चाहिए। पीड़ित व्यक्ति सांस ले रहा है कि नहीं, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। पीड़ित व्यक्ति के शरीर से रुधिर तो नहीं बह रहा है, इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे हैं बहन, तो ऑप्शन नंबर डी क्या दिया, थोड़ा उसको भी देख लीजिए। दिया है उपरोक्त सभी बातों पर, ये तीनों बातों पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 23। नींबू पानी के साथ गुड़ खिलाना निम्नलिखित में से किसका प्राथमिक उपचार है? तो किसका प्राथमिक उपचार है भाई? क्या डायरिया रोग का, काऊ पॉक्स का, या मिल्क फीवर का, या एंटेक्स का? तो किसका प्राथमिक उपचार है भाई? नींबू पानी के साथ गुड़ खिलाना निम्नलिखित में से किसका प्राथमिक उपचार है? तो नींबू पानी के साथ गुड़ खिलाना वो किसका उपचार का बात कर रहा है भाई? तो ये कर रहा है मिल्क फीवर का। किसका? मिल्क फीवर का। राइट आंसर हो जाएगा 23वें नंबर का, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़िए, क्या पूछा है कि चिकित्सीय समाजशास्त्र का उपयोग है, चिकित्सीय समाजशास्त्र का उपयोग है, तो क्या है? व्यक्ति एवं समुदाय का स्वास्थ्य स्तरीकरण करना। ऑप्शन बी दिया है सामाजिक संबंधों का विश्लेषण करना। ऑप्शन सी दिया है संक्रामक रोग में सामाजिक कारकों की भूमिका का सर्वेक्षण करना। और ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, तो बताइए। रश्मि सोम जी, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। अर्चना प्रजापति जी आप भी बता दीजिए। चंद्रकला देवी जी आप बताइए। सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी, वंदना राजभर, प्रियंका साहनी, संगीता पटेल, सभी बहनें कमेंट करें। इसका राइट आंसर क्या होगा 24 नंबर का भाई? 24 नंबर पूछा क्या है? चिकित्सीय समाजशास्त्र का उपयोग है। तो इस चिकित्सीय समाजशास्त्र का उपयोग क्या है? तो व्यक्ति एवं समुदाय का स्वास्थ्य स्तरीकरण करना, बिल्कुल सही है। सामाजिक संबंधों का विश्लेषण करना, ये भी सही है। संक्रामक रोगों में सामाजिक कारकों की भूमिका का सर्वेक्षण करना, ये भी सही है। जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे हैं हमारे 24 में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया उपरोक्त सभी, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको क्यों हम लोग छोड़ें, यही तो हमारा राइट आंसर होगा भाई। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
25, क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़िए, क्या पूछा है भाई। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 25 को, निम्नलिखित में से कौन सी जैविक सांख्यिकी यदि खाना बनाते समय किसी और के कारण से कपड़ों में आग लग गई हो तो तुरंत क्या करना चाहिए। बताइए, तुरंत क्या करना चाहिए भाई। क्या रोगी को तुरंत जमीन पर लिटाकर लुढ़काना चाहिए, रोगी के ऊपर पानी डालना चाहिए, रोगी के शरीर को तेजी से पीटना चाहिए, रोगी को फफोले को फोड़ देना चाहिए। अब बताइए, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया और इसका ऑप्शन ऐसा दे दिया। आप लोग तो इसको देख करके भी लगा सकती हैं। बताइए क्वेश्चन क्या पूछा है बहन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन, देखिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी जैविक सांख्यिकी यदि खाना बनाते समय किसी और के कारण से फफोले में आग लग गई हो तो तुरंत क्या करना चाहिए। ठीक, तो तुरंत क्या करना चाहिए आप लोग बताइए। 25वें नंबर क्वेश्चन का है, तुरंत आपको क्या करना चाहिए। रोगी को तुरंत जमीन पर लिटाकर लुढ़काना चाहिए। ठीक, ऑप्शन बी दिया है कि रोगी के ऊपर पानी डालना चाहिए। क्या आग लग गई हो तो रोगी के ऊपर तुरंत पानी डालना चाहिए। नहीं भाई, रोगी के शरीर को तेजी से पीटना चाहिए। अब बताइए, क्या रोगी के शरीर को अगर आग लग गई हो, जल गया हो आदमी, तो तुरंत उसको पीटना चाहिए। नहीं भाई। और क्या दिया है ऑप्शन नंबर डी, रो, रोगी के फफोले को फोड़ देना चाहिए। ऐसा हो सकता है आप लोग करेंगे ऐसा। नहीं भाई, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या सही होगा, रोगी के वो तुरंत जमीन पर लिटाकर लुढ़का देना चाहिए। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा ना। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। कुछ तो क्वेश्चन ऐसे होंगे हमारी बहनों के लिए कि वो देखते ही तुरंत उसको कर लेंगे कि नहीं सर इसका तो यही होगा, ये नहीं करना चाहिए, किसी को पीटना चाहिए। भाई रोगी अगर कोई मान लीजिए कोई जल गया हो तो उसको पीटना चाहिए, जब चाहे जो फफोले पड़ गए हो तो उसको फोड़ देना चाहिए। बताइए आप लोग, या उसके ऊपर पानी डाल देना चाहिए। अच्छा, 26 नंबर क्वेश्चन को बताइए क्या दिया भगवान। एस्कैरिस न का संक्रमण सामान्यतया होता है तो क्या होता है। सुअर के अधपके मांस से होता है, सीसी मक्खी से होता है, मच्छर के काटने से होता है, संक्रामित जल तथा सब्जियों से होता है। तो एस्कैरिक्स का संक्रमण सामान्यतया होता है तो किससे होता है भाई। एस्कैरिक्स का संक्रमण सामान्यतया होता है तो एस्कैरिक्स का संक्रमण किससे होता है बताइए। ये होता है संक्रमित जल तथा सब्जियों से होता है ना। किससे होता है, संक्रमित जल तथा सब्जियों से होता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। किसी का गलत तो नहीं हुआ, गलत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है भाई। क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़िए कि पीलिया जिसको क्या बोलते हैं, ज्वाइंडिस न से ग्रस्त रोगी में नर्स द्वारा कौन से लक्षण पाए जाने की संभावना होती है। तो कौन से लक्षण पाए जाने की संभावना होती है। क्या कम पीटी, उपापचयी एसिडोसिस, या सीरम बिलिरुबिन का स्तर बढ़ना, या सीरम पोटेशियम का स्तर बढ़ना। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है बहन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पीलिया से ग्रसित रोगी में नर्स द्वारा कौन से लक्षण पाए जाने की संभावना होती है। तो कौन से लक्षण पाए जाने की संभावना होती है, तो सीरम बिलिरुबिन का स्तर बढ़ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़िए भाई। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए आप लोग और देखते चलिए। जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते चलिए। देखिए 28 नंबर पर हम लोग आ गए हैं और 28 मिनट भी हम लोगों का हो रहा है, यानी कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन को हम लोग को कर देना है। शिशु मृत्यु दर है। शिशु मृत्यु दर क्या है, 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की 1 वर्ष में होने वाली मृत्यु की कुल संख्या एवं बीमारियां। 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में 1 वर्ष में होने वाली कुल मृत्यु। 1 वर्ष में प्रति 100 जन्मों पर 1 वर्ष से छोटे बच्चों की होने वाली कुल मृत्यु। ऑप्शन डी दिया है 1 वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर शिशुओं की होने वाली कुल मृत्यु की संख्या। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 नंबर का। तो राइट आंसर होगा शिशु मृत्यु दर है तो 1 वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर शिशुओं की होने वाली कुल मृत्युओं की संख्या। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 को पढ़िए।
चिंता विकारग्रस्त व्यक्ति में सभी निम्नलिखित लक्षणों होंगे सिवाय कि बड़ी बड़ी हुई हृदय गति, तेजी से सांस लेना, नींद में वृद्धि, बेचैनी। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। चिंता विकारग्रस्त व्यक्ति में सभी निम्नलिखित लक्षण होंगे सिवाय, तो सभी निम्नलिखित लक्षण कौन से होंगे भाई चिंता विकारग्रस्त व्यक्ति में, तो कौन से होंगे बताइए। 29 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें देखिए बढ़ी हुई हृदय गति ना, पूछा क्या है कि चिंता विकार ग्रस्त व्यक्ति, अगर इन कोई व्यक्ति है जो चिंता से ग्रसित है तो क्या उसकी बढ़ी हुई हृदय गति होगी, जी बिल्कुल होगी। तेजी से सांस लेना, ये भी हो जाएगा। बेचैनी भी उसको होगी, लेकिन नींद में वृद्धि तो यही नहीं होगा, तो यही सिवाय पूछा, यानी कि इसके सिवाय ये सभी हो जाएंगे, लेकिन ये नींद में वृद्धि कैसे भाई, कोई चिंता ग्रसित व्यक्ति है तो उसको नींद में वृद्धि होगी नहीं, है हमारा राइट आंसर होगा, ये सब गलत हो जाएंगे यानी कि, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलिए बहन, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िए। एक अवस्था जिसमें व्यक्ति की मजबूत भावनाएं होती हैं और अनियंत्रित तरीके से व्यवहार करता है उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तनाव को, कोरिया, हिस्टीरिया, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा 30वें नंबर का, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। पूछा क्या है क्वेश्चन, एक अवस्था जिसमें व्यक्ति की मजबूत भावनाएं होती हैं और अनियंत्रित तरीके से व्यवहार करता है तो उसे कहा जाता है, तो हिस्टीरिया कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़िए बहन, क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 31 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 31 को, किस काल में HIV+V रोगी सबसे संक्रामक अवस्था में रहता है, तो किस काल में रहता है भाई, क्या विंडो पीरियड में, उपनैदानिक काल में, या रोगी विकास अवस्था में, या संक्रमण काल में। राइट आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए जल्दी से आप लोग। तो संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, विभा जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, जल्दी से सभी कमेंट कर दे भाई। रीनू यादव, सभी बहनें कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन क्या पूछा है बहन, क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस काल में HIV+ पॉजिटिव यानी कि रोगी सबसे संक्रमण अवस्था में रहता है, तो सबसे संक्रामक अवस्था में किस में रहता है बताइए। तो सबसे संक्रामक अवस्था में जो रहता है तो विंडो पीरियड में रहता है, किस में रहता है, विंडो पीरियड में। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 को पढ़िए। कोई फास्ट तो नहीं चल रहे हैं बहन, अगर हमारी क्लास आप लोगों को फास्ट लगेगी बहन तो कमेंट करके बताइएगा, सर नहीं बहुत फास्ट चलते हैं, थोड़ा स्लो चलिए, तो हम लोग स्लो में पढ़ेंगे ना। लेकिन हम लोगों को बहन इस बात को ध्यान दीजिएगा, डेली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हम लोगों के पास समय कम है। क्या है बहन, समय कम है, कम समय में हम लोग को ज़्यादा क्वेश्चन को टच कर लेना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग कम समय में करने की कोशिश करें, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन ना। पूर्ण वाड़ंधता, नेफ्राइटिस आदि वंशांगत बीमारियां गुण है, तो किसके हैं, यक्ष संलग्न के, या यक्ष से यक्ष संलग्न के, यक्ष वाई संलग्न के, या वाई संलग्न के, तो किसके हैं भाई, पूर्णवांधता, नेफ्राइटिस आदि वंशांगत बीमारियां के गुण हैं, तो किसके किसके गुण है भाई, क्या यश संलग्न होगा, या यक्ष से यक्ष संलग्न, ये वाई यक्ष वाई संलग्न, ये वाई संलग्न। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 32 नंबर का, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यक्ष संलग्न। क्या हो जाएगा, यक्ष संलग्न, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 को पढ़िए। गलसुआ मम्पस एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है, तो क्या सूजन पैदा करता है, कहाँ भाई, क्या कर्णपूर्ण ग्रंथि में, अधोजिह्वा ग्रंथि में, अधोजभ ग्रंथि में, या अवांछी ग्रंथि में, तो कहाँ भाई एक वायरल सूजन पैदा करता है। गलसुआ मम्पस एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है, तो गलसुआ सूजन कहाँ पे पैदा करता है, आप लोग बता दीजिए। तो गलसुआ सूजन पैदा करता है कर्णपूर्ण ग्रंथि में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 को पढ़िए बहन, क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 34 हमारा पूछ रहा है कि एक रोगी जो लंबी बीमारी से पीड़ित है और प्रतिजीवी व्यवस्था पर उसके आहार में प्रोबायोटिक लेने की सलाह दी जाती है। ये प्रोबायोटिक पूरक है जिनमें आवश्यक मात्रा में, बताइए जिनमें आवश्यक मात्रा में क्या होना चाहिए भाई, आवश्यक मात्रा में डैश दिया है, क्या प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, ऑप्शन सी दिया है लेक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं, या विद्युत अपघटन होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए।
रुकिए, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ा जाए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बहन? क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक रोगी जो लंबी बीमारी से पीड़ित है और प्रतिजीवी व्यवस्था पर है ना, प्रतिजीवी व्यवस्था पर है, उसके आहार में प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह दी जाती है। ये प्रोबायोटिक्स पूरक हैं जिनमें आवश्यक मात्रा में क्या होता है? तो आवश्यक मात्रा में इसमें क्या होता है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसमें होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 35। मादा एनोफिलीज मच्छर किस रोग का वाहक है? मादा एनोफिलीज मच्छर किस रोग का वाहक है? क्या डेंगू ज्वर का, मलेरिया का, पित्त ज्वर का, फाइलेरिया का? उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को। संगीता पटेल जी, प्रियंका सहानी जी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, बहन उड़ाइए। सीमा देवी जी बहन इस क्वेश्चन को उड़ा दीजिए तो हवा में। बहन बीबा जी उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को, उड़ा करके फेंक दीजिए। तो भाई जहाज की तरह उड़ाइए भाई इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या पूछा है बहन कि मादा एनोफिलीज मच्छर किस रोग का वाहक है? तो मादा एनोफिलीज जो मच्छर किसको का वाहक है? तो मलेरिया का है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 36 को देखा जाए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड फ्लू वायरस से, जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है, तो कौन है? H5N1, H1N5, N5H1, N1H5। राइट आंसर क्या होगा? 36 नंबर क्वेश्चन का कमेंट कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड फ्लू वायरस, जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है भाई? किसको कहा जाता है? तो 36 नंबर का राइट आंसर होगा H5N1 को कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 37 को, पुरुष में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग होता है? तो पुरुष में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग होता है? क्या ब्लैक लंग, एसेनिकोसिस होता है, मौनी माता होता है, इटाई होता है? राइट आंसर क्या होगा 37 नंबर का? भाई जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन मैं कराया हूँ संगीता पटेल जी, प्रियंका सहानी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी। शांति वाजपेयी जी, आप अपना स्कोर क्यों नहीं बताती हैं बहन? आप लग रहा है कि हमारी बातों को नहीं सुनती है क्या? कि मैं देख ही नहीं पाता हूँ आपका कमेंट? आपका कमेंट नहीं देख पाता हूँ कि आप बता नहीं पाती? आप तो सारे क्वेश्चन का कमेंट करती हैं, लेकिन बहन आप एक जगह एक शब्दों में लिख देती कि सर मेरे 100 में इतने नंबर आए हैं, तो इससे क्या आपको हो जाता है? बताइए, कोई दिक्कत होता है? क्यों नहीं बताती हैं? क्यों ऐसी गलती करती हैं बहन? आप इतनी अच्छी हैं, समझदार हैं, फिर भी आप ऐसी गलतियां कर रही हैं, तो कैसे होगा बताइए? ऐसी गलती तो नहीं करना चाहिए आपको। बताइए, इतनी समझदार होकर के आप पहले कितनी अच्छी थी और सब कुछ आप हर एक बात को हमारी फॉलो करती थी, जो पूछा जाता था उसको बताती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? बताइए जल्दी से, क्यों नहीं आपने ऐसा किया भाई? आपने क्वेश्चन करने के बाद आप क्यों नहीं बताती हैं कि आपके इतने आए हैं नंबर? बताइए क्यों नहीं बताती हैं भाई शांति वाजपेयी जी? पुरुष में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग होता है? तो पुरुष में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग होता है ना, तो कौन सा रोग होता है भाई? तो मौनी माता होता है, यानी मिनी माता होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िए। उदर गुहा का सबसे बड़ा अंग जो रक्त को छानता है, उदर गुहा का सबसे बड़ा अंग जो रक्त को छानता है, तो कौन है? लिम्फ गांठ है, पैलाटिन टांसलिन है, प्लिया है, थाइमस ग्रंथि है? तो कौन है भाई? उदर गुहा का सबसे बड़ा अंग जो रक्त को छानता है, तो कौन रक्त को छानता है भाई? बताइए जल्दी से। 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? उदर गुहा का सबसे बड़ा अंग जो रक्त को छानता है, तो कौन छानता है रक्त को भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। 38 नंबर क्वेश्चन का इतना समय आप लोग लेंगे? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बहुत कम समय में बहुत ज्यादा क्वेश्चन हम लोग को कर लेना है। 1 से 1.5 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन हम लोग को टच कर लेना है ना। 1 से 1.5 घंटे के अंदर इस 100 क्वेश्चन को हम लोग टच करेंगे। 1 घंटा 20 मिनट या 25 मिनट मान के चलिए। सीरम कोलेस्ट्रॉल का स्तर इसके दौरान बढ़ जाता है, तो किसके दौरान? मिक्सोडियम के दौरान, आर्टेरोक्सोलेरोसिस के दौरान, हिपेटाइटिस के दौरान, या दोनों, ए व बी दोनों? राइट आंसर क्या होगा 39 नंबर का? भाई जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। पूछा क्या है क्वेश्चन? सीरम कोलेस्ट्रॉल का स्तर इसके दौरान बढ़ जाता है, तो किसके दौरान बढ़ जाता है भाई? तो मिक्सोडियम के दौरान बढ़ जाता है, सही है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के द्वारा भी बढ़ जाता है। तो जब दोनों ऑप्शन ये सही हो रहे हैं, ऑप्शन सी क्या दिया? नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया? ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
डी होगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए बहन, क्वेश्चन नंबर 40। कोई हम लोग फास्ट तो नहीं चल रहे हैं। अगर बहन हमारी बहनों को लगेगा कि सर हम फास्ट चल रहे हैं तो हमारी बहनें कमेंट करके बताएंगे कि सर नहीं फास्ट चल रहे हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं सर हम लोग को कम समय में ठीक क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, आंसर मिल जा रहे हैं, हम लोग को ठीक है, आप इसी तरह से चलिए, तो इसी तरह से पढ़ाया जाएगा बहन। इसी तरह से क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को मिलते रहेंगे, लेकिन आप लोगों के कमेंट के बाद ना, आप लोग जैसा बताएंगे वैसा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 को करिए। यूरेमिया की स्थिति इसके दौरान उपस्थित होती है। तो यूरेमिया की स्थिति किसके दौरान उपस्थित होती है? क्या हाइपर फास्फेटीमिया के दौरान, या हाइपोफास्फेटीमिया, या हाइपोकैल्सीमिया, या हाइपोकेलेमिया? राइट आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए। 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो यूरेमिया की स्थिति इसके दौरान उपस्थित होती है। तो यूरेमिया की स्थिति किसके दौरान उपस्थित होती है? तो हाइपर फास्फेटीमिया के दौरान उपस्थित होती है। राइट आंसर होगा 40 का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 41, गैमेक्सिन निम्न में से किसके उपचार हेतु उपयोगी है? गैमेक्सिन किसके उपचार में उपयोगी है भाई? क्या स्केबिज के लिए, या ऑप्शन बी दिया है पेडियुलेसिस लोसिस के लिए, या अम्बिक डिसनेटरी के लिए? तो किसके लिए उपयोगी है भाई? गैमेक्सिन निम्न में से किसके उपचार हेतु उपयोगी है? तो ये किसके उपचार के हेतु उपयोगी है भाई? 41 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ये तो स्केबिज के लिए भी उपयोगी है, या और किसके लिए उपयोगी है? तो पेडिक्यूलोसिस के लिए भी उपयोगी है। जब दो ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या दिया है? ए व बी दोनों, यानी कि सी वाला ऑप्शन ऊपर कर दिया है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए बहन, क्वेश्चन नंबर 40 हो गया, क्वेश्चन नंबर 41 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलिए। अगर ये क्वेश्चन आप लोग को दिखाई नहीं दिया क्या बहन? क्वेश्चन दिखाई नहीं दिया क्या? क्वेश्चन क्या पूछा है? गैमेक्सिन निम्न में से किसके उपचार हेतु उपयोगी है? तो गैमेक्सिन जो है स्केबिज के लिए भी उपयोगी है और पीडिक्यूलोसिस के लिए भी उपयोगी है। तो जब दोनों ऑप्शन सही हो रहे हैं, ए और बी, तो यहाँ पे सी दिया है ना, ए व बी दोनों सही है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 को पढ़िए भाई। क्वेश्चन नंबर 42 क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 42 हमारा पूछ रहा है कि सुक्रालेफ्ट किसके उपचार हेतु प्रयोग की जाती है? सुक्रालफेट किसके उपचार हेतु प्रयोग की जाती है? तो सुक्रालफेट जो है कब्ज के लिए उपयोगी है, या पेप्टिक अल्सर के लिए, या दस्त के लिए, या यूरिनरी कैलकुलाई के लिए? तो राइट आंसर क्या होगा 42 नंबर का? सभी बहने कमेंट करें। तो ये किसके लिए उपयोगी है भाई? तो पेप्टिक अल्सर के लिए उपयोगी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 भाई। क्वेश्चन नंबर 43 को पढ़िए, बहुत ध्यान से बातों को सुनते चलिए, और बहुत ध्यान से ना सुनते चलिए, देखते चलिए, पढ़ते चलिए। मैं जो पढ़ रहा हूँ बोल रहा हूँ, सुनते चलिए, क्वेश्चन का आंसर देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 43 पढ़िए, क्या दिया? सिफाइलोसोपेरिनिस एंटीबायोटिक ना, एंटीबायोटिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? ये बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक समूह में रखी जाती है। ये बैक्टीरियासाइडल होती है। ये पेनिसिलिन की तुलना में व्यापक क्रियाशील एंटीबायोटिक्स होती है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो राइट आंसर क्या होगा भाई 43 नंबर का? बताइए 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप लोगों को क्या लग रहा है? तो हमको लग रहा है कि सारे ऑप्शन सही हो रहे हैं। हमारे हिसाब से तो सारे ऑप्शन सही हो रहे हैं भाई। 43 का पूछा क्या है? सिफाइलोस्पोरिन्स एंटीबायोटिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ना? सिफाइलोस्पोरिन्स एंटीबायोटिक्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्या ये बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक समूह में रखी जाती है? सही है। ये बैक्टीरियासाइडल होती है? सही है। पेनिसिलिन की तुलना में व्यापक क्रियाशील एंटीबायोटिक्स होती है? ये भी सही है। जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे हैं तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हुए कि नहीं सही हुए? बिल्कुल सही हुए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 को पढ़िए, क्या पूछा है? कि सीरम ग्लूटामी ऑक्जैलोएसिटिक ट्रांसएमिनेज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्या एलिन ट्रांसएमिनेज के नाम से जाना जाता है, या ग्लूटामिक ट्रांसएमिनेज के नाम से जाना जाता है, या स्पाटेंट ट्रांसएमिनेज के नाम से जाना जाता है, पाउरिक ट्रांसएमिनेज के नाम से जाना जाता है? तो किसके नाम से जाना जाता है भाई? पूछा क्या है क्वेश्चन? पूछ रहा है क्वेश्चन कि सीरम ग्लूटामिक ऑक्जैलोएसिटिक
ट्रांसएमिनेज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अन्य किस नाम से इसको जाना जाता है भाई? तो इसको जाना जाता है एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 पढ़िए, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 45 हमारा दिया है कि एक पदार्थ जो कि किसी व्यक्ति में प्रवेश कराया जाता है, एक पदार्थ जो कि किसी व्यक्ति में प्रवेश कराया जाता है तो वह किसी विशेष पदार्थ एंटीबॉडी के उत्पादन को उद्दीपित करता है, कहलाता है। तो क्या कहलाता है? एंटीटॉक्सिन कहलाता है, एंट्री सीरम कहलाता है, एंटीजन कहलाता है, एंटीटॉक्सिक्स कहलाता है। राइट आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से कमेंट कीजिए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, विभा जी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, सभी बहनें कमेंट करें। रश्मि सोम जी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चंद्रकला देवी जी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक पदार्थ जो कि किसी व्यक्ति में प्रवेश कराया जाता है तो वह किसी विशेष पदार्थ एंटीबॉडी के उत्पादन को उद्दीप्त करता है, कहलाता है। तो क्या कहलाता है भाई? 45 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो क्या कहलाता है? तो एंटीजन कहलाता है ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या दिया यहाँ पे? देखिए बी दिया है ना, तो एंटीजन कहलाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 पढ़िए, क्या दिया है भाई? क्वेश्चन नंबर 46 हमारा दिया है कि मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन के दौरान किसके स्तर में बढ़ोतरी हो जाती है? तो किसके स्तर में बढ़ोतरी हो जाती है भाई? क्या एक्स्ट्रापार्टेट ट्रांसमिनेज के, या एलिन ट्रांसमिनेज के, या ग्लूटामिक ट्रांसमिनेज के, या दोनों, ए व बी दोनों? राइट आंसर क्या होगा 46 नंबर का? सभी बहनें कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या होगा भाई? क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछ रहा है बहन कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के दौरान इसके स्तर में बढ़ोतरी होती है। तो किसके स्तर में बढ़ोतरी होती है? तो स्पार्टेट ट्रांसएमिनेज के स्तर में बढ़ोतरी होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 46 हो गया। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 पढ़िए, क्या पूछा है भाई? क्वेश्चन नंबर 47 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 47 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 47 हमारा पूछ रहा है बहन कि जब किसी रोगी को डायूरेटिक निम्न सावधानियां रखनी चाहिए, औषधि दी जा रही है, तो नर्स को क्या सावधानियां रखनी चाहिए बताइए? रोगी की रक्त शर्करा तथा मूत्र शर्करा जांचनी चाहिए, रोगी को धूम्रपान नहीं करने की सलाह देनी चाहिए, रोगी को लगातार शारीरिक व्यायाम करने के लिए सलाह देनी चाहिए, रोगी को संतुलित आहार लेने की सलाह देनी चाहिए। तो सॉरी, तो क्या करना चाहिए बताइए? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो पूछा क्या है कि जब किसी रोगी को डायूरेटिक निम्न सावधानियां रखनी चाहिए, औषधि दी जा रही है, तो नर्स को क्या करना चाहिए भाई? नर्स को क्या बताना चाहिए बताइए? क्या रोगी की रक्त शर्करा तथा मूत्र शर्करा की जांच करनी चाहिए, रोगी को धूम्रपान नहीं करने की सलाह देनी चाहिए, रोगी को लगातार शारीरिक व्यायाम करने की सलाह देनी चाहिए, या रोगी को संतुलित आहार लेने की सलाह देनी चाहिए? तो क्या करना चाहिए? 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोगी की रक्त शर्करा तथा मूत्र शर्करा की जांच करनी चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 चलिए, क्या पूछा है कि सीरम ग्लूटामिक पाउरुविक ट्रांसएमिनेज का दूसरा नाम है। सीरम ग्लूटामिक पाइरुविक ट्रांसमिनेज का दूसरा नाम है। तो इसका दूसरा नाम क्या है भाई? क्या एलेनिन ट्रांसमिनेज है, या स्पार्टेट ट्रांसमिनेज है, या पाइरुविक ट्रांसमिनेज है, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट कर दें भाई, राइट आंसर क्या होगा भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा ना, एलिन ट्रांसमिनेज है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, 48 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 को पढ़िए, निम्न में से कौन सी औषधि एंटासिड दिया है ना, एंटासिड के रूप में काम आती है? तो कौन है भाई? क्या सोडियम का बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी? राइट आंसर क्या होगा 49 नंबर का? सभी बहनें कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 49 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 49 को दोबारा से, निम्न में से कौन सी औषधि एंटासिड
के रूप में काम आती है। निम्न में से कौन सी जो औषधि है एंटासिड के रूप में काम आती है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट काम आती है, जी बिल्कुल आती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आती है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आती है। जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी सही हुआ कि नहीं सही हुआ? ये सभी वाला बिल्कुल सही हुआ, यही हमारा राइट आंसर होगा। अगले नंबर पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 को पढ़िए, क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 50 हमारा क्या पूछा है भाई? हाइपरथायराइडिज्म के दौरान किसका स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है? हाइपरथायराइडिज्म के दौरान किसका स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है? क्या T4 का, T6 का या T3 का? ऑप्शन डी दिया है, दोनों, ए व बी दोनों। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा क्या है कि हाइपरथायराइडिज्म के दौरान किसका स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है? तो किसका स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है भाई? तो देखिए T4 का भी हो जाता है और किसका होता है? T3 का भी हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या दिया? डी दिया। ए व बी दोनों दिया ना, तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 को पढ़िए। टी लिम्फोसाइट्स द्वारा उत्पन्न होने वाली रोग प्रतिरोध क्षमता है। टी लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न होने वाली रोग प्रतिरोध क्षमता है, तो कौन है? ह्यूमोरल है, ह्यूमोरल या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है, या सेल्यूलर या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, या दोनों, ए व बी दोनों। ऑप्शन डी दिया है कि टी लिम्फोसाइट्स प्रतिरक्षा उत्पन्न नहीं करती। राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिए। 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 51 नंबर क्वेश्चन का तो हमको लग रहा है कि सेलुलर या सेल इंटरमीडिएट यूनिटी होगी। राइट आंसर होगा इम्यूनिटी होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ना। टी लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न होने वाली रोग प्रतिरोध क्षमता है, तो सेल्यूलर या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ए और बी दोनों नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 52 को पढ़िए, क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 52 हमारा पूछ रहा है कि मूत्र मार्ग संक्रमण यूटीआई के उपचार हेतु सर्वश्रेष्ठ एंटीबायोटिक है। मूत्र मार्ग संक्रमण यूटीआई के उपचार हेतु सर्वश्रेष्ठ एंटीबायोटिक है, तो सर्वश्रेष्ठ एंटीबायोटिक कौन सी है? सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, या ये दोनों दिया, ए व बी दोनों। स्ट्रेप्टोमाइसिन है, या कोट्रिमोजेजोल है। राइट आंसर क्या होगा 52 नंबर का भाई? सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। मूत्र मार्ग संक्रमण यूटीआई के उपचार हेतु सर्वश्रेष्ठ एंटीबायोटिक है, तो सर्वश्रेष्ठ एंटीबायोटिक कौन सी है भाई? बताइए जल्दी से। सर्वश्रेष्ठ एंटीबायोटिक देखिए, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ये भी सही होगा, और स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये भी सही होगा। जब दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहे हैं, एक गलत हो जाएगा, तो ए और बी दोनों दिया है कि नहीं सी वाला में, तो ये सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही होगा ना। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 53। समय न लेते हुए बहन हम लोग को जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को खत्म करना है ना। निम्न में कौन से रोग की स्थिति में कोकार्टिकोइड थेरेपी लागू होती है? निम्न में से रोग किस स्थिति में कोकार्टिकोइड थेरेपी लागू होती है? तो किसमें कोकार्टिकोइड थेरेपी लागू होती है भाई? बताइए। क्रोनिक एड्रिनल इनसफिशिएंसी में, ब्रोंकियल अस्थमा में, या अंग अत्यारोपण में ग्राफ्ट अस्वीकृति का रोकना, और ऑप्शन डी दिया उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा 53 नंबर का? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? क्वेश्चन क्या पूछा है बहन? पूछ रहा है कि निम्न में कौन से रोग की स्थिति में कोकार्टिकोइड थेरेपी लागू होती है? तो क्रोनिक एड्रिनल इनसफिशिएंसी में ए बी में लागू होती है, ब्रोंकियल अस्थमा में इसमें भी लागू होती है, अंग प्रत्यारोपण में ग्राफ्ट अस्वीकृति को रोकना, ये भी शामिल होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब तीनों सही हो रहे हैं तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, उपरोक्त सभी है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 को पढ़िए। निम्न में से किन कोशिकाओं में फैगोसाइटिक क्रिया पाई जाती है? निम्न में से किन कोशिकाओं में फैगोसाइटिक क्रिया पाई जाती है? तो किसमें पाई जाती है? न्यूट्रोफिल्स में, या बैसोफिल्स में, या मोनोसाइट्स में, या दोनों, ए व बी दोनों में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 54 नंबर का, निम्न में से किन कोशिकाओं में मैगोसाइटिक क्रिया पाई जाती है? तो मैगोसाइटिक क्रिया किसमें पाई जाती है? तो न्यूट्रोफिल्स में पाई जाती है, या बैसिलोफिल्स में, ये दोनों में पाई जाती है ना। न्यूट्रोफिल्स और बैसोफिल्स में पाई जाती है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ए और बी, ए और बी दोनों। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 को पढ़िए।
क्वेश्चन नंबर 55 हमारा क्या दिया है, स्ट्रेप्टोमाइसिन मुख द्वारा नहीं देनी चाहिए बल्कि इंजेक्शन द्वारा देनी चाहिए। भाई क्यों देनी चाहिए बताइए, इंजेक्शन द्वारा देनी चाहिए क्योंकि मुख से इन पे अवशोषित नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 पढ़िए, मानव वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो किस सिद्धांत पर आधारित है भाई, विकास की दिशा के सिद्धांत पर, परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा 56 नंबर का, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 56 क्या पूछा है भाई, क्वेश्चन नंबर 56 पूछ रहा है कि मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो विकास की दिशा का सिद्धांत आधारित है कि नहीं आधारित है, विकास की दिशा के सिद्धांत पर बताइए, विकास की दिशा का सिद्धांत पे आधारित है कि नहीं आधारित है, पहले तो यही जाने कि आधारित है। परस्पर संबंध का सिद्धांत इस पर भी आधारित है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत इस पर भी आधारित है। तो तीनों ऑप्शन जब सही हो रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी सही हुआ कि नहीं सही हुआ, उपरोक्त सभी वाला बिल्कुल सही हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 पर यह क्या पूछा है भाई कि निम्नलिखित में से किस देश में बुद्धि परीक्षण का आर्मी अल्फा टेस्ट तैयार किया गया था। निम्नलिखित में से किस देश में बुद्धि परीक्षण का आर्मी अल्फा टेस्ट तैयार किया गया था। तो किस देश में तैयार किया गया था भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, किस देश में तैयार किया गया था। तो भारत में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, अमेरिका में। तो कहाँ तैयार किया गया था भाई, बुद्धि परीक्षण और आर्मी अल्फा टेस्ट तैयार किया गया। तो ये कहाँ तैयार किया गया था, तो ये तैयार किया गया था अमेरिका में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 57 हो गया हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 को पढ़िए बहन, क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 58 ही बहुत आसान है, गलत नहीं होना चाहिए। भारत में मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब शुरू किया गया था बताइए, भारत में मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब शुरू किया गया था। सन 1972 में, 1992 में, 1982 में, 1987 में। संगीता पटेल जी, प्रियंका सहानी जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, पुष्पाचार्य, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, विभा जी, और कौन है भाई, रश्मि सोम जी, रूपा विश्वकर्मा, प्रीति कुमारी, आराध्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव, पुष्पाचार्य, चंद्रकला देवी जी। उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को, बन गलत नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन को कीजिए तो चंद्रकला बहन जी, इस क्वेश्चन को गलत नहीं होना चाहिए। सीमा देवी जी बहन, आपका तो आज एग्जाम था, आज आप कल आपका तो एग्जाम था ना, कल आपका एग्जाम था ना, बताइए क्या एग्जाम आपका कैसा गया बहन, बताइए तो एग्जाम आपका कैसा गया। आपका तो बिहार एनएम का एग्जाम था ना, बिहार एनएम का आपका एग्जाम था बहन, तो एग्जाम कैसा गया, क्या क्वेश्चन कुछ देखने को मिले हमारे तरफ से, जो हम कुछ क्वेश्चन आपको बताए थे, क्या उसमें से क्वेश्चन कुछ देखने को मिला कि नहीं मिला बहन, बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा गया। बताइए, भारत में मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब शुरू किया गया था। तो भारत में मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो शुरू किया गया था वो कब शुरू किया गया था, तो 1982 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, 1982 में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ना। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 पढ़िए, निम्न में से कौन कार्बनिक दीर्घ पोषक पदार्थ है। निम्न में से कौन कार्बनिक दीर्घ पोषक पदार्थ है, तो कौन है, विटामिन है, खनिज तत्व है, रुक्षांश है, या कार्बोहाइड्रेट है। तो कौन सा है भाई, निम्न में से कौन कार्बनिक दीर्घ पोषक पदार्थ है। तो निम्न में से कौन कार्बनिक दीर्घ पोषक पदार्थ है, तो 59 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 को पढ़िए, क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा दिया है कि रुधिर हीमोग्लोबिन के स्तर की तुलना में लौह के स्तर के मापन हेतु कुछ विशिष्ट सूचकांक जैसे सीरम, फेरिटिन या ट्रांसफेरिन ग्राही को आमतौर पर अधिक विश्वसनीय संकेतों में माना जाता है। तो किस में माना जाता है भाई, बताइए। क्योंकि वे आहार में लौह स्तर में परिवर्तन के लिए अधिक तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं। और ऑप्शन बी दिया है, क्योंकि रुधिर हीमोग्लोबिन का स्तर कई अन्य कारकों और रोगों के प्रतिक्रिया दर्शा सकता है, जैसे सीसा विषाक्तता, गंभीर रोग आदि। ऑप्शन सी दिया है, क्योंकि ये विशिष्ट लौह सूचकांक अधिक सटीकता और आसानी से मापा जा सकता है। ऑप्शन डी दिया है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का स्तर व्यक्ति की उम्र के साथ और लिंग के बीच भी भिन्न होता है। अब राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग सोच समझ के कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोगों से तो गलत हो सकता है संभवतः। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 को दोबारा से पढ़ लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 60 क्या पूछा है बहन, पूछा है कि रुधिर हीमोग्लोबिन के स्तर की तुलना में लौह के स्तर मापने हेतु विशिष्ट सूचकांक जैसे सीरम, फेरिटिन या ट्रांसफेरिनिक ग्राही को आमतौर पर अधिक विश्वसनीय
संकेत क्यों माना जाता है? तो क्यों संकेत माना जाता है बताइए? क्यों माना जाता है? तो इसको इसलिए माना जाता है क्योंकि रुधिर हीमोग्लोबिन का स्तर कई अन्य कारकों और रोगों के प्रतिक्रिया दर्शा सकता है, जैसे शीशा, विषाक्तता, गंभीर रोग आदि। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 61 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 61 को भाई क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा परीक्षण ट्यूबरक्लोनिन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा परीक्षण जाना जाता है? क्या एलिसा परीक्षण, मोन्टेक्स परीक्षण, डिक परीक्षण, विडाल परीक्षण? राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट कर दें। जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा परीक्षण ट्यूबरक्लोनिन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा परीक्षण है भाई? तो ये परीक्षण कौन सा है? तो मेंटेक्स परीक्षण है। क्या है? मोनेटेक्स ना, मोनेटेक्स परीक्षण। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 61 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 62 हमारा क्या दिया है? पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 62 को पूछा क्या है कि स्टरलाइजेशन तकनीकी हॉट एयर ओवन एवं ऑटोक्लेव की खोज किस व्यक्ति ने की थी? तो किस व्यक्ति ने की थी स्टरलाइजेशन तकनीकी हॉट एयर ओवन एवं ऑटोक्लेव की खोज किस व्यक्ति ने की थी? तो किस व्यक्ति ने की थी भाई? क्या रॉबर्ट कोच ने, नाल एवं रुस्का ने, लिस्टर ने या लुई पास्चर ने? तो किसने की थी? तो 62 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसको की थी लुई पास्चर ने। किसने की थी? लुई पास्चर ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बहन, 62 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिए, यानी कि 1 मिनट के नियर अबाउट हम लोगों ने 60 क्वेश्चन 62 क्वेश्चन को टच कर लिया। इसमें 1 घंटा हम लोगों के 20-25 सेकेंड हो चुके हैं लमसम ना। तो हम लोग 1 मिनट में एक क्वेश्चन को टच कर रहे हैं, इसी हिसाब से हम लोग को टच करते हुए चलना है ना। शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? क्या प्रोटीन में, वसा में, विटामिन में या खनिज लवण में? तो शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस रूप में संचित रहता है? तो यह किस रूप में संचित रहता है भाई? तो यह वसा में संचित रहता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 64। माता पिता की नकारात्मक मनोवृत्ति के कारण बालक में लक्ष्य पर नहीं पहुंचने से उत्पन्न कुंठा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो किस श्रेणी में रखा जाता है? व्यक्तिगत कुंठा, दोनों ए व बी दोनों, संघर्ष उत्पन्न कुंठा या पर्यावरणीय कुंठा? तो किस में रखा जाता है भाई? माता पिता की नकारात्मक मनोवृत्ति के कारण बालक के लक्ष्य पर नहीं पहुंचने से उत्पन्न कुंठा को किस श्रेणी में रखा जाता है? बताइए कि इसको किस श्रेणी में रखा जाता है भाई? तो इसको रखा जाता है व्यक्तिगत कुंठा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 64 हो गया। क्वेश्चन नंबर 65 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 65 को पढ़िए। क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 65 पूछ रहा है कि बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है, बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? क्या गांटन का है, वुड का है, वुडर्थ का है या टर्मन का है? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 65 का, तो बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है यह जो वैज्ञानिक का है, तो किसका है भाई? तो ये वुड का है। वुड का है। किसका है? वुड का। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 66 पढ़िए। शरीर की वृद्धि व नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व, शरीर की वृद्धि व नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक तत्व है, तो सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? क्या वसा है, प्रोटीन है, एंजाइम है या कार्बोहाइड्रेट है? राइट आंसर क्या होगा? 66 नंबर का सभी बहने कमेंट कर दें। तो शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व जो है वो है प्रोटीन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 67। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने वर्ष की आयु तक विकसित होती है? बताइए। थॉर्नडाइक के अनुसार जो बुद्धि है वो कितने वर्षों तक विकसित होती है? क्या 15 वर्ष, 18 वर्ष, 30 वर्ष या 40 वर्ष? तो थॉर्नडाइक के अनुसार जो बुद्धि है वो कितने वर्षों तक विकसित होती है भाई? तो यह विकसित होती है 15 वर्षों तक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये थॉर्नडाइक के अनुसार है, थॉर्नडाइक के अनुसार, ठीक ना। इसको ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट में कर लीजिए। तो
इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट में कर लीजिए। 67 नंबर क्वेश्चन को, 67 नंबर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट में कर लीजिएगा, ठीक ना। कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने वर्ष की आयु तक विकसित होती है, तो 15 वर्ष तक विकसित होती है। तो क्लियर हो गया। आप अभी आप लोगों का आ जाएगा एग्जाम में, तो उड़ा दीजिएगा जहाज की तरह। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 पढ़िए। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? क्या प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन विटामिन है? राइट आंसर क्या होगा? गलत नहीं होना चाहिए। इतना आसान क्वेश्चन अगर आप लोग गलत करेंगे तो कान पकड़ के आप लोगों को मारूंगा। बताइए, शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो शरीर में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है भाई, 68 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? प्रमुख स्रोत क्या है? ऊर्जा का पूछ रहा है तो कार्बोहाइड्रेट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 पढ़िए। गंभीर पैनक्रियाइटिस से पीड़ित एक रोगी को एंजीट्यूट से अल्पकालिक चूषण इनमें से किसको रोकने हेतु किया जाता है? तो किसको रोकने हेतु किया जाता है? तो जटिल विरूपण के, गैस्ट्रिक भाटा रोग के, या अग्नाशय की उत्तेजना के, या पेरिस्टाइलिस के? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। गंभीर पैनक्रियाटिस से पीड़ित एक रोगी को एंजीट्यूट से अल्पकालिक चूषण इनमें से किसको रोकने के हेतु किया जाता है? तो किसको रोकने हेतु किया जाता है? तो अग्नाशय की उत्तेजना को रोकने हेतु किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलें। बताइए, अगले क्वेश्चन पे चले भाई। संगीता पटेल जी बताइए, आपकी तो एग्जाम है ना, अभी 19 तारीख को है। संगीता पटेल जी, आपका कब एग्जाम है? 19 तारीख को है ना। तो एग्जाम देने जाना है बहन, घर पे नहीं रहना है, एग्जाम देने जाइएगा। अगर एग्जाम देने नहीं जाएंगे तो मार आपको पड़ेगा, ठीक ना। एग्जाम देने जाइएगा भाई, नहीं घबराना नहीं है कि नहीं सर मेरा नहीं होगा, कैसे होगा, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अरे पढ़ी लिखी क्यों नहीं हो भाई? आप उसको नहीं पढ़ी है ना, उस एग्जाम को तौर पे, तब भी तो आप 38 टॉपिक को टच करके पढ़ी हैं। बताइए, और 38 टॉपिक को तो आप पढ़ी है ना, उसको नहीं पढ़ी है। बिहार एनएम के एग्जाम के बारे में आप नहीं पढ़ी हैं। लेकिन बिहार एनएम के एग्जाम में उसमें भी तो बायो से भी पूछेगा। जो पूछेगा आप लोगों को एनएम के इस चैप्टर से पूछेगा ना, एनएम के इस सिलेबस से, जहाँ से पूछे एनएम के इस सिलेबस से पूछेगा। ये नहीं वहाँ से पूछ देगा कि ये बताइए कि वहाँ पे कि मानव शरीर में कितने हाथ होते हैं, तो वहाँ पर भी 2 हाथ होते हैं। ये नहीं कि वहाँ पे 5 हाथ हो जाएंगे, ठीक ना। वहाँ पे 5 हाथ तो नहीं होंगे ना, वहाँ पर भी तो 2 हाथ होंगे ना। तो इसी तरह से ये नहीं सोचेगा कि मानव शरीर में जो दांत होते हैं तो कितनी बार विकसित होते हैं, तो 2 बार विकसित होते हैं। कितने दांत उगते हैं, तो 20 दांत उगते हैं। तो ये सब तो आप, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, तो वहाँ पर भी 22-28 होती हैं। लेकिन ये इस थोड़ा कि मतलब कि बस यूपी में 22-28 होती हैं, ठीक ना। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा। मानव के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 14 होती हैं, तो वहाँ पर भी होंगी ना। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है? आपको नहीं समझ में तो कान पकड़ के मार देंगे आपको एक दिन। जब मार देंगे ना, बस आपका दिमाग वह सब दुरुस्त हो जाएगा। कह रही है कि सर हम कैसे जाएंगे, हम तो पढ़े ही नहीं है। क्या कर रही थी इतने दिनों से? पढ़ाई नहीं कर रही थी? बताइए, पढ़ाई कर रही थी कि नहीं कर रही थी? बन जाइए, एग्जाम को करेक्ट करके आएंगी आप, देखिएगा एग्जाम उधर से खरीद कर लेकर आएंगे। हमारे तरफ से आप जाइए, हमारे कहने से बस जाइए। आप एग्जाम को उधर से खरीद कर नहीं चली आई तो फिर कहिएगा सर क्या आप कह रहे थे ना। मैं इतना क्वेश्चन आपको कराया हूँ बन, मैं जानता हूँ आपके करने के तरीके को, आपके एग्जाम हल करने के नॉलेज को, सब कुछ मैं जानता हूँ कि आप कर लेंगी ना। तो आप जाइए, होपलेस नहीं होना है, एग्जाम को करेक्ट करके आएंगी। आपका किराया भाड़ा जो लगेगा वो समझिएगा कि सर बताएं, वो सब आपको मिल जाएगा। एक तरह से जानिए कि नौकरी आपको रखी है, बस जाना एग्जाम दे करके आ जाना है, और मिठाई की तैयारी करनी है खिलाने के लिए, ठीक ना। अब मिठाई खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे तो आपके ऊपर है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पढ़िए बहन। बताइए, सही संगीता पटेल जी बहन, संगीता पटेल जी, मैं बहन आपको बोल रहा हूँ, संगीता पटेल जी बहन, जाइएगा। एग्जाम नहीं कर आई तो फिर हमसे कहिएगा, जरूर एग्जाम को करेक्ट करके आई, ठीक ना। करेक्ट करके आएंगी। मैं आपसे क्या कर रहा हूँ बहन, एग्जाम को करेक्ट कर देंगी, अब जाइएगा बस। अरे भाई, बिहार का एनएम का निकल जाए, यूपी एनएम का निकल जाए, कहीं का निकल जाए, आपका क्या कहते हैं कि एग्जाम तो निकलेगा। दोनों जगह का एग्जाम निकल सकता है, इस बात को ध्यान दीजिए। लेकिन छोड़िएगा मत, एग्जाम देने जाइएगा। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं सुनूंगा बस, रिजल्ट सुनूंगा कि आपका रिजल्ट क्या हुआ। आपने एग्जाम दिया तो पेपर कैसा गया? पेपर तो अच्छा जाएगा भाई, कितना हो भी, किसी भी तरह से पूछे पेपर अच्छा जाएगा। अगर थोड़ा भी बहुत डाउट होगा, गड़बड़ होगा, कुछ भी होगा, तो यूपी में तो हमको आपको सुधार ही देंगे। किसी भी तरह का कहीं से पूछे एग्जामिनर, ये सब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। बस आप पढ़ते चलिए जितना मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक रोगी की अल्सर जनित कोलाइटिस के उपचार हेतु इलोस्टोमी शल्य क्रिया होती है। यह शल्य क्रिया की जाती है तो किससे की जाती है? कोलाइटिस से होने वाली संभावित आंतों में छिद्र को रोकने हेतु, तरली मल की मात्रा को घटाने हेतु, दस्त के कारण होने वाले दुर्गंध पर नियंत्रण हेतु, ऑप्शन डी दिया है आंतों में रुकावट को रोकने हेतु। तो राइट आंसर क्या होगा भाई?
आंतों में रुकावट को रोकने हेतु राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। पूछ रहा है क्वेश्चन कि एक रोगी की अल्सर जनित कोलाइटिस के उपचार हेतु इलोस्टोमी शल्य क्रिया होती है। यह शल्य क्रिया की जाती है, तो क्यों की जाती है, तो कोलाइटिस से होने वाले संभावित आंतों एवं छिद्रों को रोकने हेतु। बताइए किसके लिए की जाती है भाई, तो यह की जाती है इसी के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए बहन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 को पढ़िए। 71 यानी 71। क्रोनिक फेफड़ों की बीमारी सीओपीडी से ग्रसित एक रोगी की ऑक्सीजन की आवश्यकता का आकलन कैसे किया जाता है। तो कैसे किया जाता है भाई, रोगी की त्वचा के रंग की निगरानी करके प्रमुख चिन्हों में बदलाव को दर्ज करते हुए हाल चाल के संबंध में उनके अनुभव तथा संवेदों को ऑप्शन डी दिया रक्त में गैस का विश्लेषण करके। तो राइट आंसर क्या होगा, 71 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पूछा क्या है, क्रोनिक फेफड़ों की बीमारी सीओपीडी से ग्रसित एक रोगी की ऑक्सीजन की आवश्यकता का आकलन कैसे किया जाता है। तो ऑक्सीजन का आकलन कैसे किया जाता है भाई, रक्त में गैस का विश्लेषण करके किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, गलत तो नहीं हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 71 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 चलिए। क्वेश्चन नंबर 72 तो मैं पूछा हूँ आप लोगों से, होमवर्क में पूछा था कि नहीं पूछा था, बताइए। संगीता पटेल जी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, सभी बहनें बताएं। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछा हूँ कि नहीं पूछा हूँ। विभा जी, रश्मि सोम जी, बहन बताइए। तो रक्त की पीएच होती है क्या, 7.35 से लेकर 7.45 तक होती है। 6.8 से लेकर 7.12 तक होती है। 6.45 से लेकर के 7.85 तक होती है। 7.25 से लेकर के 8.0 तक होती है। तो कितनी होती है भाई, रक्त का पीएच होता है या रक्त का पीएच होती है। तो रक्त का पीएच कितना होता है भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए। 7.35 से लेकर 7.45 तक, यानी कितना होता है, ऑप्शन नंबर ए कभी कभी देगा 7.4। कितना होता है, 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। यही क्वेश्चन पूछा है, इसको आपको दे दिया क्या, 7.35 से लेकर 7.45 तक। यह क्वेश्चन मैं पूछ चुका हूँ आप लोगों से। यह क्वेश्चन मैं आप लोगों से होमवर्क में पूछा था कि नहीं पूछा था, बिल्कुल पूछा था। आप लोगों को एक बात बता दीजिए, आप लोगों को मैं कल शाम को होमवर्क दिया था ना, होमवर्क दिया था, तो आप लोगों ने होमवर्क क्यों नहीं किया। शाम को होमवर्क दिया था तो होमवर्क क्यों नहीं किया, बताइए। तो रश्मि सोम जी आपने होमवर्क क्यों नहीं किया, बताइए। रश्मि सोम जी होमवर्क क्यों नहीं किया। और कौन थी भाई, विभा जी आपको मारना पड़ेगा क्या, आप क्यों बार बार गलती कर रही हैं, बताइए। आप गलती क्यों कर रही हैं बहन, मैं होमवर्क दिया था 5 क्वेश्चन क्यों नहीं की कल शाम को, 5 क्वेश्चन होमवर्क। इसका मतलब कि आप पूरी क्लास देखी नहीं। पूरी क्लास जब आप देखी नहीं, हमको लग रहा है कि जैसे ही 100 क्वेश्चन आपके हुए, जैसे ही 100 क्वेश्चन हुए उसके आगे आपने क्लास को नहीं देखा ना। एकदम क्लियर है, 100% मैं बता रहा हूँ कि आपने आगे क्लास नहीं देखा न। विभाजी बहन, ऐसा काम किया आपने, ऐसा काम आप बिल्कुल किए हैं कि आपने जैसे ही 100 क्वेश्चन मैं कराया हूँ उसके आगे आपने क्लास नहीं देखा है। क्योंकि आपको तो पता है कि मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं तो होमवर्क दिया था 5 क्वेश्चन, वो 5 क्वेश्चन क्यों नहीं आपने किया, बताइए। रश्मि सोम जी आपने क्यों नहीं किया। सीमा देवी जी आप भी क्लास में थी, आप तो आ रही थी ना एग्जाम दे करके, तो आपने क्यों नहीं किया। आप होमवर्क की थी, नहीं की, किसी ने की। संगीता पटेल जी का कमेंट आ रहा है कि सर मेरे से कमेंट नहीं हो रहा है ना, तो इनका कमेंट क्यों नहीं हो रहा है भाई, आपका क्या दिक्कत हो गई बहन की कमेंट नहीं आ रहा है। सभी बहनों का कमेंट आ रहा है, आपका कमेंट नहीं आ रहा है। आप लोग तो लग रहा है एकदम लापरवाही कर रही हैं भाई। जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहा है, मैं परेशान हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, लेकिन आप लोगों को खूब नींद आ रही है। खा पी करके सोइए और पढ़िए उड़िए मत ना। कुछ भी आप लोगों को करने के लिए कह दूँ, करिएगा मत बहन ना, करिएगा मत। आप लोग लग रहा है कि हमको रुला कर ही मानेंगी, आप लोग ऐसे नहीं मानेंगी ना। मैं बहुत आप लोगों से आशा किया हूँ कि आप लोग एग्जाम को क्रैक करेंगे, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना आप लोग कर ही नहीं पा रही हैं। आप 5 क्वेश्चन में होमवर्क में दे दिया था, बहुत छोटा छोटा इजी क्वेश्चन भी पूछा था, लेकिन किसी भी बहन ने कमेंट करके नहीं बताया कि सर मैं क्वेश्चन को कर रही हूँ। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 है, एक है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये मैं होमवर्क करके आपको दे रही हूँ। किसी ने किया, किसी ने नहीं किया ना। इतना टाइमिंग आप लोगों के पास नहीं है कि जब 100 क्वेश्चन हो गया तो उसके आगे थोड़ा सा हम लोग 2 मिनट और पढ़ लें, हो सके कुछ सर बोल दें, कुछ बता दें, कुछ समझा दें, तो कुछ आप लोग करना नहीं है। बस अब मतलब से आप लोगों को करना है कि 1 नंबर क्वेश्चन शुरू हुआ, जैसे 100 पूरा हुआ, बस छोड़ करके चलिए ना, उसके आगे कुछ मत देखिए ना, कुछ जानिए। ये पूछ रहे हैं तो पूछने दीजिए। अरे मैं आप लोगों के लिए पूछता हूँ भाई, ये क्यों नहीं हमारी बात को समझती हैं आप लोग।
आप लोगों को समझ में नहीं आता है क्या कर रही हैं आप लोग, क्या नहीं कर रही हैं। इसके पहले सारी बहनें हमारी अच्छी थी ना, कुछ भी मैं कहता था संगीता पटेल जी को कह दूं, सीमा जी भी देवी जी को कह दूं, और कौन है विभा जी को कह दूं, शांति वाजपेयी जी को कह दूं, सब लोग हमारी बातों को मानते थे। लेकिन आप लोग हमारी बातों को नहीं मान रहे हैं, इस बात को आप लोग मानिए ना। हमारी बातों को आप लोग नहीं मान रहे हैं, लेकिन बन जब मैं जो वादा किया हूँ आप लोग को उतना कर दूंगा, उतना क्वेश्चन मैं दे दूंगा। जो नहीं मानना है मत मानिए आप लोग, ठीक ना, मत मानिए। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग इस तरह से दुखी हमको कर रही हैं। मैं आप लोगों से आशा किया हूँ कि हमारी बहन ये कर रही है वो कर रही है, थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोगों से पाँच पूछ दिया तो कोई बता ही नहीं रहा है। चलिए मत बताइए, रहने दीजिए। प्रकुंचन दाब तथा आकुंचन दाब के मध्य अंतर को कहते हैं, प्रकुंचन दाब तथा आकुंचन दाब के मध्य के अंतर को क्या कहते हैं बताइए। रक्तचाप कहते हैं, स्पंदन दाब या नाड़ी दाब कहते हैं, शीर्ष दाब कहते हैं, या पार्श्व दाब कहते हैं। तो क्या कहते हैं भाई, प्रकुंचन दाब तथा आकुंचन दाब के मध्य के अंतर को क्या कहते हैं। तो प्रकुंचन दाब तथा आकुंचन दाब के मध्य के अंतर को जो कहते हैं उसको क्या कहते हैं, स्पंदन दाब या नाड़ी दाब कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ना, ऑप्शन नंबर बी। क्या भाई संगीता पटेल जी बहन, आप तो हमारी बातों को मानती थी ना, तो आप भी नहीं की ना। ठीक है बहन, कोई बात नहीं है। आप जिससे मैं आशा नहीं कर रहा हूँ कि हमारी बहनें गलती करेंगी, हमारी बातों को नहीं मानेंगी, वही बहन जो है कि हमारी बातों को नहीं मान रही है ना। जिसको मैं सोच रहा हूँ कि हमारी बातें वो लोग नहीं टालेंगी, वो कभी ऐसा नहीं होगा कि वो न माने। वो लोग वैसा ही काम कर रहे हैं कि नहीं नहीं मानेंगे सर, आप कुछ भी कहिए हम लोग नहीं करेंगे ना। चलिए ठीक है बहन, कोई बात नहीं है, जैसा आप लोगों को करना है वैसा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 74 को पढ़िए। लेकिन इस तरह से आप लोग दुखी कर रही है ना, तो बहुत हमको अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक, एक बच्चे में जीवाणु जनित कंजक्टिवाइटिस होने का पता चलता है। नर्स उसकी माँ को इनमें से सभी प्रकार की आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह देती है, सिवाय इनमें से एक को। तो किसको भाई, हाथों को लगातार धोना, शिशु की आंखों को निर्देशानुसार धोने की सलाह देना, तौलिया शेयर करना तथा शिशु के कपड़े धोने की सलाह। ऑप्शन डी दिया निर्देशानुसार नेत्र औषधि आई ड्रॉप डालने की सलाह देना। तो राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए ना। एक बच्चे में जीवाणु जनित कंजक्टिवाइटिस होने का पता चलता है। नर्स उसकी माँ को इनमें से सभी प्रकार की आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह देती है, सिवाय इनमें से एक को। हाथों को लगातार धोना, ठीक। ऑप्शन बी दिया शिशु की आंखों को निर्देशानुसार धोने की सलाह। ऑप्शन सी दिया तौलियां शेयर करना तथा शिशु के कपड़े धोने की सलाह। ऑप्शन डी दिया निर्देशानुसार नेत्र औषधि आई ड्रॉप डालने की सलाह। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए। 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 74 नंबर क्वेश्चन का भाई राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तौलियां शेयर करना कैसे हो जाएगा तथा शिशु के कपड़े धोने की सलाह। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 पढ़िए क्या दिया है। 75 नंबर क्वेश्चन दिया है कि उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन है। उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन है। तो उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन कौन सा है। तो राइबोफ्लोविन है, राइबोफ्लेविन है, या स्कर्बिक अम्ल है, या टोकाफिरॉल है, या थाइमिन है। बताइए, उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन है। तो उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन कौन सा है भाई, बताइए। उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन कौन सा है। तो 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए। स्कर्बिक अम्ल होगा भाई। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या भाई, अब एक बात हमको बताइए, संगीता पटेल जी बनी, ये बताइए हमको, संगीता पटेल जी बन, क्या आप ही ने हमको कहा था ना कि सर आप टाइप करवा करके लाएंगे तो आपको भी हेल्प हो जाएगा, हम लोगों को भी ठीक रहेगा, आज आपको ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। तो मैं टाइप करवा के लाता हूँ, तो आप ही लोगों का बात मान के लाया हूँ ना, आप ही लोगों का बात माना हूँ ना। आप लोग जब कहीं तभी मैं आप लोगों से पूछा कि मन में ऐसा करवा दूं, नहीं तो मैं तो लिख करके पढ़ा ही रहा था इतने 2 महीने से 3 महीने से आप लोगों को ना। तो आप लोग कहीं तो मैं ये काम किया कि नहीं किया। शांति वाजपेयी जी बन, आप बताइए, आप ही ने कमेंट किया था ना कि सर नाइट टाइप करवा दीजिए आपको हेल्प हो जाएगा। अरे भाई हमारा हेल्प हो जाएगा ठीक है, लेकिन आप लोग के कहने पर मैंने किया। बताइए बीबा जी बहन, बताइए आप लोगों के कहने पर मैंने किया कि नहीं किया। तो आप लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग जो कर रही हैं, जो मांग रही हैं, मैं वो दे रहा हूँ।
मैं आप लोगों से कहा था बहन कि आप लोग 1 से लेकर के 105 तक की क्लासों को खूब रिवीजन कीजिए। आप लोगों ने खूब रिवीजन किया, 1-2 बार रिवीजन करके छोड़ दी, लेकिन रिवीजन नहीं करना है ना, इतना आप लोग काम की। उसके बाद रिवीजन किया किसी ने नहीं किया। मैं किसके लिए बोलता हूँ बहन? आप लोगों के लिए बोलता हूँ कि आप लोग पास हो जाएंगे, आप लोग को अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी, आप लोगों का अच्छा जीवन सफल हो जाएगा। किसी के आगे आप लोगों को 10 रुपए के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मैं आप ही लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ ना। डेली आप लोगों को 10 दिसंबर से मैं डेली आप लोगों को 200 क्वेश्चन दे रहा हूँ। कितने क्वेश्चन दे रहा हूँ? 200 क्वेश्चन दे रहा हूँ। नियर अबाउट 2-4 क्वेश्चन, 10-5 क्वेश्चन आगे पीछे इसमें रिपीटेड होते रहे होंगे ना। लेकिन आप लोगों को सोचना चाहिए कि 200 क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कि कितना मेहनत करते होंगे। मैं कितना मेहनत करता हूँ, आप लोगों को लगता है कि मैं बस इस तरह टाइप करके आ जाता है तुरंत? अरे इसको मैं लिखता हूँ, कॉपी पे लिख करके फिर ले आकर उसको टाइप करने के लिए देता हूँ, तब वो टाइप करके देता है। उसे थोड़ा उसके पास इतना ज्ञान बुद्धि है को टाइप करके हमको दे देगा डेली क्वेश्चन। तो 200 क्वेश्चन आप लोगों को डेली दे रहा हूँ, मैं तो आप ही लोगों के लिए दे रहा हूँ। लेकिन आप लोग हमारी बातों को नहीं मान रही है, इस बात को मानिए आप लोग। 5 क्वेश्चन में दे दिया था, किसी भी बहन ने उसको होमवर्क को करके नहीं आया ना, या तो आप लोग को आ नहीं रहा होगा, या तो आप लोगों ने जान से नहीं किया कि पूछें। तो चलिए जाने दीजिए, उनकी बातों को कौन रखेगा। पूछें पूछें, इसी तरह से पूछते रहते हैं, डेली पूछते हैं ना। आप लोगों के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग हमारे साथ क्या कर रही हैं? अरे मैं पूछा हूँ क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए पूछा हूँ भाई। 5 क्वेश्चन होमवर्क किसी ने आप लोगों ने नहीं किया। मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ कि आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया, मेरी बात को नहीं माना आप लोगों ने। मैं आप लोगों के साथ कोई धोखा कर रहा हूँ? आप लोगों को डेली क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ? बताइए। डेली आप लोगों को मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ बहन, ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों के साथ अन्याय कर रहा हूँ कि हमारी बहनें पीछे हो जाएं चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आप लोगों को इतना क्वेश्चन करा दूंगा, मेरी बात को आप लोग विश्वास कीजिए। मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि बहन आप लोग कब क्या करना है कब नहीं करना है, मैं सब कुछ जानता हूँ। आप लोग बस निश्चिंत होकर जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ उतना पढ़िए, 1 से लेकर के 5 तक की क्लासों को रिवीजन करते रहिए। आप लोग इसको रिवीजन नहीं की, सब कुछ नहीं की, लेकिन जिस भी बहन ने हमारे 5 क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया, इस बात से मैं दुखी हूँ। इस बात को आप लोग मानिए, ठीक ना? मत कीजिएगा, कोई बात नहीं बहन। चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, इससे आप लोग खुश रहिए, खूब आज़ाद रहिए, जो करना है वो करिए, मत पढ़िए लिखिए, जो जो मन करे वो करिए। बस आप लोग डेली क्लास सुबह शाम लेते रहिए और कुछ करिएगा मत। क्वेश्चन नंबर 76, विश्व स्वास्थ्य संगठन की घोषणा के अनुसार इनमें से कौन सी बीमारी का पूरे विश्व में सफाया हो चुकी है, हो चुका है चाहे हो चुकी है ना? क्या पोलियो का, मानव बंदर चेचक का, चेचक कीटाणु का, या चेचक का? राइट आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से बताइए तो। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, विभा जी, सीमा देवी जी, हमारी सारी बहनें बता दें तो। जो हमारी बहनें महान है वो बताएं। इस क्वेश्चन को बताइए तो। आप लोग गलत मत कीजिएगा बहन, क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की घोषणा के अनुसार, इसको इंपॉर्टेंट में लेकर चलिए थोड़ा, हो सकता है एग्जामिनर के माइंड में आ जाए क्वेश्चन तो पूछ सकता है ना, तो इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट में ले लीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की घोषणा, ऐसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से क्वेश्चन बनाएगा तो इसको बना सकता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की घोषणा के अनुसार इनमें से कौन सी बीमारी का पूरे विश्व में सफाया हो चुका है? तो पूरे विश्व में किसका सफाया हो चुका है भाई? 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो भाई चेचक दे देगा। क्या होगा? चेचक लगाना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर डी लगाया जाए कि बंदर, मानव बंदर चेचक? ऑप्शन नंबर डी को लगाइए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, श्वास नली के कैंसर के उपचार के दौरान गर्दन पर वाह विकिरण से होने वाला सबसे प्रभावी साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? तो सबसे प्रभावी संभावित साइड इफेक्ट क्या होता है, बताइए। श्वास नली के कैंसर के उपचार के दौरान गर्दन पर वाह विकिरण से होने वाला सबसे प्रसंभावित साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? क्या कब्ज हो सकता है, सांस की तकलीफ हो सकती है, गले में खराश या दस्त? राइट आंसर क्या होगा 77 नंबर क्वेश्चन का? भाई सभी बहने कमेंट कर दें। 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गले में खराश। क्या होगा? गले में खराश। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 78 यानी 78, टाइफाइड बुखार है क्या एक जीवाणु रोग है, त्वचा रोग है, परजीवी रोग है, या कीटाणु रोग है? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। टाइफाइड बुखार है। तो टाइफाइड बुखार क्या है भाई? इसको इंपॉर्टेंट में लिखिए, ये आसान है लेकिन पूछ सकता है एग्जामिनर। टाइफाइड बुखार है क्या एक जीवाणु रोग है, त्वचा रोग है, परजीवी रोग है, या कीटाणु रोग है? तो टाइफाइड बुखार क्या है भाई? 78 नंबर का आप लोग बताइए जल्दी से। 78 नंबर का क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा ना, एक जीवाणु रोग है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 78 हो गया, 79 ना। 78 के बाद 79, 79 को भाई 79 बोलते हैं। एक वन का कमेंट आया था कि 79 क्यों नहीं बोला। नेफ्रोटिक विकास के ओडिएमेंट चरण में सबसे प्रमुख नर्सिंग हस्तक्षेप है।
नेफ्रोरेटिक विकास के ओर्डिमेंट्स चरण में सबसे प्रमुख नर्सिंग हस्तक्षेप होगा। तो सबसे प्रमुख हस्तक्षेप क्या होगा नर्सिंग हस्तक्षेप बताइए। क्या कुशल त्वचा देखभाल सुविधा मुहैया कराना, ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ का सेवन करने की सलाह देना, मंद दर्जे की सक्रियता रखने हेतु प्रोत्साहित करना, ऑप्शन डी दिया प्रत्येक दूसरे दिन शिशु के भार की जांच करना। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर क्या होगा भाई, नेफ्रोटिक विकास के ओडोमेटेड चरण में सबसे प्रमुख नर्सिंग हस्तक्षेप क्या होगा। तो सबसे प्रमुख नर्सिंग हस्तक्षेप जो होगा कुशल त्वचा देखभाल सुविधा मुहैया कराना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ना, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 को पढ़िए। क्या पूछा है कि बच्चे को डाइजैक्सिन देने से पूर्व उसकी शीर्ष स्पंदन की हमेशा जांच की जाती है। यह दवा तब नहीं दी जानी चाहिए यदि उसकी नाड़ी स्पंदन दर कितनी हो, बताइए। तब नहीं देनी चाहिए जब उस बच्चे की नाड़ी दर स्पंदन कितनी हो, 90 से 100 धड़कन स्पंदन प्रति मिनट के नीचे, 90 से 100 धड़कन प्रति स्पंदन प्रति मिनट के ऊपर, 60 स्पंदन प्रति मिनट से कम, और यहाँ पे क्या है 150 स्पंदन प्रति मिनट की दर के ऊपर। तो राइट आंसर क्या होगा, अब बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमको तो लग रहा है कि 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या पूछा है कि बच्चे को डाइजैक्सिन देने से पूर्व उसकी शीर्ष स्पंदन की हमेशा जांच की जाती है। ठीक, यह दवा तब नहीं दी जानी चाहिए यदि उसकी नाड़ी दर स्पंदन 90 से 100 धड़कन प्रति स्पंदन दर प्रति मिनट के नीचे हो। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ना। अगले क्वेश्चन चलते हैं, 80 हो गया। 80 के बाद हम लोग चलेंगे 81 नंबर क्वेश्चन पे। 81 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए भाई, क्या पूछा है। 81 नंबर क्वेश्चन को पढ़ा जाए, क्या पूछा है पढ़िए। मेनिंजाइटिस के संभावित रोग से ग्रस्त बच्चे की एक प्रमुख प्राथमिकता देखभाल क्या होनी चाहिए, बताइए। उसके तापमान की लगातार जांच करके उसके शीतल स्पंजिक देना। ऑप्शन बी दिया है कि बालक ना, ऑप्शन बी दिया क्या है, बालक को फोरमैन दूसरे लोगों से अलग करना, और ऑप्शन सी दिया उसे निर्देशानुसार प्रतिजैविक देना जल्द से जल्द प्रभाव करे। ऑप्शन डी दिया बच्चे को दुर्घटना से बचाने हेतु उस पर अकुंस लगाएं। तो राइट आंसर क्या होगा भाई, 81 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई। अभी तो हम लोग को 20 क्वेश्चन करना है भाई, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया हम लोगों को आप लोगों से बात करने में। मेनिंजाइटिस के संभावित रोग से ग्रस्त बच्चे की एक प्रमुख प्राथमिक देखभाल क्या होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए भाई, जल्दी से आप लोग बताइए। तो उसकी होनी चाहिए उसे निर्देशानुसार प्रतिजैविक देना जल्द से जल्द प्रारंभ करें। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, थोड़ा फास्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 82। थैलेसीमिया रोग से ग्रस्त कुछ बच्चों का एक प्रभावशाली उपचार है। थैलेसीमिया रोग से ग्रस्त कुछ बच्चों का एक प्रभावशाली उपचार है। तो क्या है, अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण है, रासायनिक उपचार एजेंट चिकित्सा है, विकिरण चिकित्सा है, स्टीराइडल चिकित्सा है। राइट आंसर क्या होगा भाई, थैलेसीमिया रोग से ग्रस्त कुछ बच्चों का एक प्रभावशाली उपचार है। तो क्या प्रभावशाली उपचार है भाई, 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई। तो 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हमको तो लग रहा है अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा ना, बिल्कुल होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं, 82 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 पढ़िए। सब क्वेश्चन आप लोग काउंट करते चलेगा, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। अगर आप लोगों को हो सके बहन तो बता दीजिएगा कि हमारे सर इतने सही हुए हैं। मनोचिकित्सा का प्राथमिक उद्देश्य होता है, आप लोगों को लगता है कि मैं पूछता हूँ तो कि कितने हुए हैं तो मुझसे उससे मुझको लाभ है, वो लाभ नहीं मैं देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि हमारे कितनी बहनें जो हैं, कि मान लीजिए मैं 100 आप लोगों को क्वेश्चन कराया और 100 में से किसी के 55 नंबर आ गए, तो इसका मतलब हुआ कि वो बहन भाई इसको इस तरह के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। अगर आप लोगों को 100 में 80 क्वेश्चन आ गया तो ये मैं समझूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को आ रहे हैं, इससे ऊपर हमको क्वेश्चन देना है, इससे टफ क्वेश्चन देना है, ये मैं अनुमान लगाता हूँ। आप लोगों को लगता है कि मैं उससे मुझको लाभ मिल जाता है, आप लोग अपने ही सोचने लगती है ना कि सर को इससे कुछ लगता है कुछ मिलता है, इसीलिए बार बार पूछते हैं ना कि कितना नंबर आया है उसको बताइएगा।
मैं पूछता हूँ, मेरे पूछने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन दिया गया है 100 क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों के स्कोर कितने आ रहे हैं, इससे मैं अनुमान लगाता हूँ कि आप लोगों के किस तरह के, किस दिशा के क्वेश्चन, किस तरह के, किस टाइप के क्वेश्चन और करवाने हैं, उससे लो करवाना है कि उसी तरह करवाना है कि किस पर तैयारी करवाना है। मेरे पूछने का मतलब ये होता है, लेकिन आप लोग पूछती बताती ही नहीं है। बताइए मत करिएगा सर कि हमारा इतना आया है ना। कुछ लोग ऐसी हैं, कुछ लोग तो बहनें हमारी बताती हैं, लेकिन कुछ बहनें बताइए नहीं करती हैं। तो मैं कैसे जानूंगा बहन कि आप पीछे जाएं कि आगे हैं, क्या कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। कुछ नहीं आप लोग बताएंगी तो इसमें आपका घाटा होगा, इस बात को हमारी मान लीजिए। 83 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। मनोचिकित्सा का प्राथमिक उद्देश्य होता है, तो क्या होता है, रोगी को रोग से जुड़े लक्षणों से छुटकारा दिलाना, रोगी को वापस उसके घर में भेजना, रोगी को बेहतर मनोसामाजिक तालमेल बैठाने में मदद करना, रोगी को मनोरोग का शिकार होने से बचाने हेतु। तो राइट आंसर क्या होगा, मनोचिकित्सा का प्राथमिक उद्देश्य होता है। तो मनोचिकित्सा का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है क्या होता है, रोगी को बेहतर मनोसामाजिक तालमेल बैठाने में मदद करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 84। कामला पीलिया के लक्षण मुख्यतः किसकी अवस्था और प्रक्रिया के कारण दिखाई देते हैं। कामला के लक्षण मुख्यतः किसकी अवस्था और अपक्रिया के कारण दिखाई देते हैं। अग्नाशय के, आंत के, यकृत के, आमाशय के। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 84 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यकृत के। क्या होगा, यकृत के। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 हो गया। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलिए भाई, 15 क्वेश्चन में है, हम लोग तो बहुत पीछे हो गए भाई क्वेश्चन आज तो। क्वेश्चन हम लोग के 15 भी करने हैं, हम लोगों के पास हो गया 30 मिनट, इसी तरह से 1.5 घंटे हो गया। हम इसको लक्ष्य रखे थे कि 1.5 घंटे के अंदर खत्म करेंगे। बौद्धिक अनुपात और बौद्धिक भागफल हमें इंगित करता है, तो क्या इंगित करता है भाई, 85 नंबर क्वेश्चन क्या इंगित करता है, बौद्धिक अनुपात या बौद्धिक भागफल हमें इंगित करता है। तो क्या इंगित करता है, व्यक्ति की बौद्धिक परिपक्वता को कालक्रमिक आयु के अपेक्षा व्यक्ति की मानसिक आयु को, शैक्षणिक उपलब्धि को या मानसिक विकार को। तो किसको भाई ये क्या करता है, इंगित करता है, बौद्धिक अनुपात या बौद्धिक भागफल हमें किसे इंगित करता है, तो ये इंगित करता है, बताइए जल्दी से किसे, तो कालक्रमिक आयु के सापेक्ष व्यक्ति की मानसिक आयु को इंगित करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ना। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है बताइए। इसका सूत्र अगर आप लोगों को आ रहा होगा तो बता पाएंगे आप लोग, बताइए। इसका सूत्र होता है आई क्यू ना। आई क्यू बराबर कितना होता है भाई, आई क्यू बराबर कितना होता है, आई क्यू बराबर एम ए बटा के कितना होता है भाई, एम ए बटा के कितना होता है भाई, एम ए सी ए गुणे कितना हो जाता है 100। इतना इसका सूत्र होता है ना। इसका सूत्र क्या होता है, यही इसका सूत्र होता है, इसको रट लीजिए। अगर इस तरह से सवाल आ जाता है तो कर लीजिएगा, हल कर लीजिएगा इस पर ना। आई क्यू रख दीजिएगा, एम ए बटा सी ए गुणे 100 करके कर लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो इस तरह के सवाल तो मैं एक दो करा चुका हूँ, एक और करा दूंगा, आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। स्वाद मति भ्रम इनमें से किससे प्रभावित करता है, स्वाद मति भ्रम इनमें से किसे प्रभावित करता है भाई, क्या नाक को, स्वाद कलिकाओं को, कान को, त्वचा को। तो किसे प्रभावित करता है, स्वाद मति भ्रम इनमें से किसे प्रभावित करता है, तो स्वाद मति भ्रम जो प्रभावित करता है किसको करता है, तो स्वाद कलिकाओं को प्रभावित करेगा ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 87। बेला उदासीनता इनमें से किस तंत्रिका रोग से संबंध है, तो किस रोग तंत्रिका से संबंध है भाई, भयग्रस्त विकार से, चिंताग्रस्त विकार से, अनिवार्य जुनूनी विकार से या कन्वर्जन प्रतिक्रिया से। तो किससे ये तंत्रिका रोग जो है संबंध रखता है भाई, उदासीनता इनमें से किस तंत्रिका रोग से संबंध रखता है, तो किस तंत्रिका रोग से संबंध रखता है भाई, किससे संबंध है बताइए। 87 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई, तो कन्वर्जन प्रतिक्रिया से होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 87 हो गया। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 पे चलिए भाई। क्वेश्चन नंबर 88 तो मुझे बहुत 10 सेकंड का समय दीजिए, आप लोगों का समय बहुत मैं ले लिया, बहुत कम समय में कराना चाह रहा था क्वेश्चन, लेकिन क्या बताऊँ लेट हो गया ना। वक्षी गुहा में निम्न में से कौन सा अंग स्थिर नहीं होता है, वक्षी गुहा में निम्न में से कौन सा अंग स्थित नहीं होता है, क्या हृदय, स्टर्नम, फुफ्फुस, गर्भाशय। राइट आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए। वक्षी गुहा में निम्न में से कौन सा अंग स्थित नहीं होता है, तो वक्षी गुहा में कौन सा अंग स्थित नहीं होता है भाई,
कौन सा अंग नहीं स्थित होता है बताइए। 88 नंबर का तो हृदय तो स्थित होता है ना, स्टर्नम भी स्थित होता है, फुफ्फुस भी स्थित होता है, लेकिन गर्भाशय कहाँ स्थित होता है? गर्भाशय कहाँ स्थित होता है बताइए। वच्छी गुहा में निम्न में से कौन सा अंग स्थित नहीं होता है? तो नहीं होता है तो स्थित तो हृदय होता है, स्टर्नम भी होता है, फुफ्फुस भी होता है, लेकिन गर्भाशय कहाँ स्थित होता है? तो यही गलत होगा, यही नहीं होगा, तो यही नहीं पूछा तो हमारा राइट आंसर होगा, ये सभी गलत हो जाएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, उसके ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे, आप लोग जरूर एग्जाम को करेक्ट कर जाएंगी। आप वो क्वेश्चन को कर लेंगे ना, बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश कीजिए और तुरंत उस क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 को कहते हैं 89। कोशिका का विस्तृत अध्ययन किया जाता है क्या मार्फोलॉजी द्वारा, एंथ्रोपोलॉजी द्वारा, या साइटोलॉजी, या एम्बियोलॉजी? राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट कीजिए। 89 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? कोशिका का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। तो कोशिका का विस्तृत अध्ययन कैसे किया जाता है? तो ये किया जाता है साइटोलॉजी द्वारा किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 90। शरीर के सूक्ष्मतम रचनात्मक इकाई है, शरीर की सूक्ष्मतम रचनात्मक इकाई है, तो क्या है? कोशिका है, संयोजी ऊतक, वैशयी ऊतक, पेशी? राइट आंसर क्या होगा सभी बने कमेंट करें। शरीर की सूक्ष्मतम रचनात्मक इकाई है, तो शरीर की सूक्ष्मतम रचनात्मक इकाई क्या है भाई? बताइए जल्दी से क्या है? तो कोशिका है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 को पढ़िए भाई। क्वेश्चन नंबर 91 क्या दिया? कोशिका का पावर हाउस है, ये आप लोगों को होमवर्क में मैं पूछ चुका हूँ। क्या कोशिका द्रव्य है, गाल्जी एपरेट्स है, माइट्रोकांडिया, या नाभिक है? हमारा राइट आंसर क्या होगा 91 नंबर का? 91 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई बताइए। कोशिका का पावर हाउस है, तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? मैं आप लोगों से होमवर्क में क्वेश्चन पूछा था भाई। संगीता पटेल जी बताइए, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, बीबा जी, और कौन है भाई? कनिका चौहान जी, चंद्रकला देवी जी। मैं क्वेश्चन पूछा हूं कि नहीं पूछा हूं? तो कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? तो माइट्रोकांडिया को कहते हैं भाई। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 92। मानसिक तौर पर अस्वस्थ व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिनमें, मानसिक तौर पर स्वस्थ व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिनमें अपने स्वयं की समस्याओं के प्रति अंतर्दृष्टि रखते हैं, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो, रोग के लक्षण न नजर आते हो, शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं से मुक्ति होते हो। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए। अब आप लोगों को कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन का ऑप्शन, क्वेश्चन का ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों को आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। पूछा क्या है कि मानसिक तौर पर स्वस्थ व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिनमें, तो क्या होता है, अपने स्वयं की समस्याओं के प्रति अंतर्दृष्टि रखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? 92 नंबर का होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 को पढ़िए, क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 93 पूछ रहा है कि चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्रावित है कहाँ से? श्लेष्मी से, पेट से, अग्नाशय से, जिगर से? तो कहाँ स्रावित होता है भाई? चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्रावित है, तो कहाँ से स्रावित होता है भाई? 93 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? कहाँ स्रावित होता है? तो जिगर से स्रावित होता है ना भाई। जो हजम करने में कहाँ स्रावित होता है? जिगर से स्रावित होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 94। रेनिन का श्रवण करने वाला अंग है, तो रेनिन का श्रवण करने वाला अंग कौन सा है? यकृत है, या माशय है, वृक्क है, उपरोक्त में से कोई नहीं। रेनिन का श्रवण करने वाला अंग कौन सा है? तो रेनिन का श्रवण करने वाला जो अंग है अमाशय है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 95। मादक औषधि बारबियूरेटक का सेवन अचानक बंद करने पर रोगी को इनमें से किस रोग से ग्रसित हो जाने का खतरा रहता है? क्या मतिभंग का, पित्ती का, दस्त का, या दौरा का? तो किसका रहता है भाई? मादक औषधि बारबियूरेट का सेवन का अचानक बंद करने पर रोगी को इनमें से किस रोग से ग्रसित हो जाने का खतरा रहता है? तो किस रोग से ग्रसित हो जाने का खतरा रहता है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो दौरे का खतरा रह जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, 95 के बाद अगले क्वेश्चन चलिए 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन को कीजिए। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स की अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है? आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? क्या छोटी आंत, कोलन,
स्टोमक या सीकम। हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहने कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 96 दोबारा से पढ़िए। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? तो किस में होता है भाई? प्रोटीन का निम्नीकरण किस में होता है? प्रोटीन्स का निम्नीकरण किस में होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 97। पित्त का मुख्य कार्य है, तो पित्त का मुख्य कार्य क्या है? मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछा हूँ, ये आप लोगों के जुबान पे होना चाहिए। पित्त का मुख्य कार्य क्या है? कि वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, उत्सर्जी पदार्थों का वितरण, प्रोटीन का पाचन का नियंत्रण, पाचन तथा पोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। पित्त का मुख्य कार्य है, तो पित्त का मुख्य कार्य क्या है भाई? बताइए। 97 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो पित्त का पाचन तथा पोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 98। वेरिसेला जोस्टर से निम्न में से कौन सा रोग होता है? वेरिसोला जोस्टर से निम्न में से कौन सा रोग होता है? क्या? डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग, सिम्फलिस या छोटी माता। राइट आंसर क्या होगा? 98 नंबर का सभी बहने कमेंट कर दे। वेरिसेला जोस्टर से निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो वेरिसेला जोस्टर से निम्न में से कौन सा रोग होता है? बताइए। 98 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्या डिप्थीरिया होगा? नहीं भाई। कुष्ठ रोग नहीं भाई। सिफिलिस नहीं भाई। छोटी माता। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 99 हमारा क्या दिया है भाई? क्वेश्चन नंबर 99 दिया है, निम्नलिखित सभी संक्रमण आरएनएस वायरस से होते हैं सिवाय। निम्नलिखित सभी संक्रमण आरएनएस वायरस से होते हैं सिवाय। तो कौन होते हैं? क्या? पोलियोमाइलिटिस, मम्पस, रूबेला, चेचक। राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी संक्रमण आरएनए वायरस से होते हैं। तो कौन होते हैं भाई? सिवाय। तो कौन होते हैं इसमें से? कौन नहीं होता है? बताइए। 99 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, पोलियो मायोलेटिस तो होते हैं, मम्पस भी होते हैं, रूबेला भी होते हैं, लेकिन चेचक नहीं होता है। तो यही नहीं पूछा है ना, सिवाय को छोड़ करके। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ये सब गलत हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 100 यानी कि 100। काला जार बुखार खाली स्थान के काटने से फैलता है। तो किसके काटने से फैलता है भाई? काला जार बुखार जो होता है किसके काटने से फैलता है? क्या ड्रैगन फ्लाई के, सीसी मक्खी के, या बड़ मक्खी के, या ये सभी? राइट आंसर क्या होगा? 100 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। काला जार बुखार के काटने से फैलता है, तो बड़ मक्खी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। किसी का गलत तो नहीं हुआ? किसी का भाई गलत नहीं ना हुआ? नहीं गलत होना चाहिए भाई। संगीता पटेल जी बताइए, क्या आपने क्वेश्चन को गलत किया? कोई आप लोग को क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं क्या? लेकिन आप लोग करेंगे कि नहीं करेंगी, ये भी तो अब बड़ी बात है ना। अब आप लोग हमारी बात को नहीं मान रही हैं ना। आप लोग हमारी बातों को नहीं मान रही। बहन, ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त किया जाता है। क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाता है। जिस भी बहन को क्लास में रुकना है वो रुक सकती हैं, लेकिन यहीं पर क्लास को मैं समाप्त कर रहा हूँ ना। अगर आप लोगों को जाना है, आप लोगों के पास तो समय नहीं होगा, लेकिन मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उसको कर दीजिएगा। इसको करिएगा सभी बहनें। अगर कर देंगी तो ठीक रहेगा। आप लोग बता दीजिए हमको कि क्वेश्चन कि क्या क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछ लूँ। फाइलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? बताइए तो। फाइलेरिया ना, मैं सोच रहा हूँ कि हर एक तरह से मैं अपनी बहनों को तैयार रखूँ। फाइलेरिया फाइलेरिया रोग रोग ना, फाइलेरिया रोग किसके ना, किसके द्वारा फैलता है? किसके द्वारा फैलता है इसको बताइए तो। किसके द्वारा फैलता है भाई? इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि फाइलेरिया रोग जो है किसके द्वारा फैलता है। एक क्वेश्चन हो गया। आप लोगों को और क्या पूछना था? आप लोगों से और क्या पूछना था? कुछ और आप लोगों से पूछना था, लेकिन मैं क्या आप लोगों से पूछूं? बताइए। एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं और दे देता हूँ। एक क्वेश्चन को आप लोग करके आइएगा। क्या पूछना था भाई आप लोगों से? क्वेश्चन क्या पूछूं? चलिए, एक ही क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा। अब क्वेश्चन नहीं दूंगा, क्वेश्चन हमको याद नहीं, ब्रेन पर चढ़ रहा है। आप लोगों से थोड़ा डिस्टर्बिंग हो गया मुझे। क्वेश्चन नहीं याद आ रहा है कि मैं आप लोगों से क्या पूछ लूँ। मानव रक्त में बताइए तो। मानव, एक क्वेश्चन याद आ गया। मानव रक्त ना, मानव रक्त में
सबसे सबसे मानव रक्त में सबसे बड़ी ना, सबसे बड़ी। देखिए भाई, हमारी हेड राइटिंग नहीं समझ में आ रही है तो फास्ट लिख रहा हूँ, थोड़ा आप लोग जो बोल रहा हूँ सुन लीजिएगा। कड़िकाएँ हैं, कड़िकाएँ, कड़िकाएँ, कड़िकाएँ हैं, इसको बता दीजिएगा तो कड़िकाएँ हैं, ठीक ना। एक क्वेश्चन मैं आप लोग को कराया था, 2-3 बार समझा चुका हूँ इसको। इसको आप लोग बताइए। पुरुष, पुरुष नसबंदी, पुरुष नसबंदी के, पुरुष नसबंदी के दौरान, पुरुष नसबंदी के दौरान कौन कौन सी, ये याद है कि नहीं आप लोग बताइएगा, बिना देखे बताइएगा, अगर नहीं आएगा तब सर्च कीजिएगा। कौन सी ट्यूब ना, कौन सी ट्यूब को बंद करते हैं, कौन सी ट्यूब को बंद करते हैं ना, कौन सी ट्यूब को बंद करते हैं, इसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 एक नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को मैं क्या दे दूं, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को दे दूं आईएनसी, 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 आईएनसी की स्थापना, आईएनसी की स्थापना किस वर्ष, किस वर्ष हुई, किस वर्ष हुई थी। ठीक, एक क्वेश्चन हो गया, 4 क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन नोट कीजिए। 5वां क्वेश्चन आप लोगों को क्या दे दूं, 5वां क्वेश्चन आप लोगों को क्या दे दूं भाई, देखिए 5वां क्वेश्चन आप लोगों को, 5वां क्वेश्चन आप लोगों को क्या दे दूं, कुछ याद नहीं आ रहा है ना। चलिए 5वां क्वेश्चन नहीं दूंगा, अब रहने दीजिए यहीं पर, क्लास को अब समाप्त करना चाहता हूं मैं। आप लोग क्या करेंगे बताइए। चलिए अब यहीं पर क्लास को समाप्त कर देते हैं। 5वां क्वेश्चन आप लोगों को क्या दे दूं भाई, कुछ तो क्वेश्चन आप लोगों को देना चाहिए, 5 क्वेश्चन तो दे ही दूं। आप लोगों को सब क्वेश्चन मैं दे रहा हूं ना। अच्छा आप लोग बता दीजिए ना कि WHO, एक पूछता है क्वेश्चन, WHO के अनुसार, WHO के अनुसार जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ ना, इसको सब हल्के में लेके चलिएगा ना, आप लोग तो सीरियसली लेंगे नहीं। WHO के अनुसार हाथों को धोने के कितने स्टेप हैं, कितने स्टेप है ना, कितने स्टेप हैं, इसको बताइएगा कितने स्टेप हैं। चलिए बस हो गया, यहीं पर क्लास को समाप्त करना है क्योंकि भाई हमारा स्केज ही खत्म हो गया ना। चलिए बहन देखिए, क्वेश्चन देख लीजिए होमवर्क में कि फाइलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है। ठीक, एक क्वेश्चन हो गया, फाइलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं। तीसरा क्वेश्चन है पुरुष नसबंदी के दौरान कौन सी ट्यूब को बंद करते हैं। चौथा क्वेश्चन है आईएनसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। WHO के अनुसार हाथ धोने के कितने स्टेप हैं, इतना बताइएगा आप लोग ना। चलिए देखिए बहन, यहीं पर क्लास को मैं समाप्त करता हूँ, ठीक है ना। क्लास को क्या करता हूँ, समाप्त करता हूँ। ठीक, क्लास आप लोगों को कैसी लगी बहन, इसको कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। क्लास आप लोगों को कैसी लगी, अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो बहन तो एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कीजिएगा। और जो भी बहनें हमारे चैनल पर अगर पहली बार आई हैं तो चैनल को आप ईमानदारी से सब्सक्राइब कर दीजिए जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही बहन आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा। एग्जाम हाल में जाने से पहले मार के जाइएगा बहन, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं होता है, बस क्वेश्चन पढ़ने तक आप लोग सब्सक्राइब किए रहिए, उसके बाद अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा। मैं सब्सक्राइब बार बार आप लोगों को करने के लिए क्यों बोलता हूँ कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग उस क्लास को सबसे पहले देख लेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहन आप लोगों को 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन कराया हूँ, 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक ना। कोई भी डाउट हो 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन में मुझसे तो आप लोग जरूर पूछिएगा। 100 क्वेश्चन में आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं सभी बहनें अगर आप लोग बताना चाहती हैं तो बता दीजिएगा। आप लोगों के बताने के अकॉर्डिंग मैं समझूंगा कि हमारी बहनों को इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और इस तरह के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, किस तरह क्वेश्चन कराने चाहिए। इसको अगर बता देंगे आप लोग तो आप ही लोगों का फायदा होगा। मैं उस तरह के अगले क्वेश्चन को तैयार करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि बैठ करके रात रात भर 4-4 किताबों से क्वेश्चन तैयार करना, अब तो आप बताएंगे आप लोग तभी हो पाएगा। अब नहीं बताती हैं तो दिक्कतें होती हैं, ठीक ना। मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चन होमवर्क में दिया हूँ, इसको अगर करना चाहती हैं तो आप लोग कर दीजिएगा ना। 5 क्वेश्चन लेकिन होमवर्क में दिया हूँ, अगर हमारी बातों को अगर आप लोग मानती हैं तो कर दीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन आप लोग कर नहीं रही हैं ना, अब हमारी बातों को फॉलो नहीं कर रही है हमारी बहन। अब आप लोग तो लग रहा है कि आप लोग
लोग एग्जाम को करेक्ट कर जाएंगे तो क्या जरूरत है हमारी बातों को मानने की, सर की बातों की। इसके पहले तो आप लोग हमारी बातों को मानती थी ना, तो आप लोग नहीं मानेंगे अब हमको लग रहा है। चलिए, और क्या आप लोगों से कहना था बहन, खूब रिवीजन कीजिए, जितना हो सके सारी बहनों को मैं कहूँगा रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहन, रिवीजन कीजिएगा। सीमा देवी जी बहन, आप एग्जाम देने गई थी बिहार एएनएम का, बिहार एएनएम का आप एग्जाम देने गई थी बहन, आपका एग्जाम कैसा गया आप हमको बताइएगा। संगीता पटेल जी, आपका एग्जाम है कब? संगीता पटेल जी बहन, आपका 19 को है, 19 दिसंबर को एग्जाम है, एग्जाम देने जाइएगा, छोड़िएगा मत, कुछ भी हो जाए एग्जाम दे करके आइएगा, जरूर आप एग्जाम को करेक्ट कर जाएंगे, ठीक ना। मेहनत से जाइएगा, होपलेस नहीं होना है। एग्जाम में जाने से पहले आराम से पानी उनी पी करके शांतिपूर्वक एग्जाम निकले या ना निकले, एकदम बिंदास होकर जाइएगा और पा जाइएगा। क्वेश्चन को तो उड़ा दीजिएगा हवा में, ठीक ना। जिस क्वेश्चन को मैं बताया हूँ उस क्वेश्चन को तो उड़ाइएगा, फिर उसके बाद देखा जाएगा नौकरी मिलेगी क्यों नहीं। बस मेहनत करते रहिएगा, आराम से जाइएगा, खूब बहुत क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद टिक करना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा ना। खूब आराम से पढ़ के टिक कीजिएगा, घबराना नहीं है, एकदम शांतिपूर्वक खूब आप पूरा माइंड पूरा फोकस आपके पेपर पे होना चाहिए। कहीं किसी बात की टेंशन नहीं, किसी बात की चिंता नहीं कि हमारे हस्बैंड ऐसे हो गए तो वो हो गए, फलाना ढकाना चिमकाना, कौन क्या कहता है कौन क्या नहीं कहता है, कौन क्या करती है क्या नहीं करती है, वो फलाना बोलता है ढकाना, कौन क्या बोलता है, कुछ नहीं। सारा दिमाग सारा फोकस पेपर पे, पेपर से निकलने के बाद सब टेंशन देना है, सब टेंशन लेना है, ठीक ना। एकदम बिंदास होके जाइएगा पेपर देने के लिए, और पेपर को एकदम तस नस करके उधर से आ जाइएगा, ठीक ना। आप जरूर एग्जाम को करेक्ट कर जाएंगे बहन, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, इस बात को ध्यान दीजिएगा हमारी बहन। आप जाइएगा पेपर देने, ठीक ना। और आप लोगों से क्या कहना था, रश्मि सोम जी बहन, आप क्लास में क्यों एब्सेंट होती हैं, क्लास को एब्सेंट अटेंड किया कीजिए। चंद्रकला देवी जी बहन, आप पढ़ने में बहुत अच्छी हैं बहन, पीछे मत रहिए, आप जरूर एग्जाम को करेक्ट कर जाएंगे, खूब पढ़ने में अच्छी हैं। विभा जी, आपके स्कोर बहुत अच्छे जा रहे हैं, पीछे नहीं हटना है, खूब मेहनत कीजिए, आपके स्कोर बहुत अच्छे हैं बहन, मैं देता हूँ आपको वेरी वेरी गुड, लेकिन इससे पीछे नहीं हटना है, ठीक ना। लेकिन इससे पीछे नहीं हटना है, खूब मेहनत कीजिए, जितना हो सके उतना रिवीजन करिए, क्लास का आंसर क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं बार बार क्वेश्चन को देखते रहिए, हर एक क्लास को देखते चलिए, सुनते चलिए, ठीक ना। और पीछे की क्लासें रिवीजन करते रहिए। मैं आप लोगों को डेली 200 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको डेली डेली कंटिन्यू तैयार करते चलिए। मैं क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करवा दूंगा, इस बात से हमारी सारी बहनें मेरे ऊपर विश्वास करें, ठीक ना। चलिए बहन, इसी के साथ मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। अगर क्लास आप लोगों को हमारी अच्छी लगी हो तो एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी। आप लोगों के कमेंट से बहन मैं भी मोटिवेट होता हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट किए कि आप लोगों को क्लास मेरी पसंद आ रही है, तो प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी लोगों को बहन मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा बहन, अपने माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। मिलते हैं बहन ऐसी ही अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।